बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही? रंधावा साहब आवाज आ रही? अच्छा अच्छा। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ये कॉल पर तशरीफ लाए। एक्चुअली ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा था, इसके लिए मैं खुशी की कि सब लोग तशरीफ लाए और नई चीज सीखे, क्योंकि आप ठीक है? आज जब आवाज आ रही नहीं है, ये बायोगैस से नदी या दूसरी नदी? तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज मोहम्मद आसिफ काजी रेस्टेशन होली क्रॉप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. ये आज के गेस्ट स्पीकर एक नौजवान इंजीनियर है। ये रवायती इंजीनियर नहीं, पहले की तरह जैसे रंधावा साहब इंजीनियर की तो फौरन जॉब लिया सोने शुरू हो गए, ना सोचा ना समझा। ये बच्चे ने ये सोचना शुरू किया कि इंजीनियरिंग करके मैं जॉब जॉब सीकर नहीं बनना चाहता, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। ये एक्चुअली यंग इंजीनियर के लिए एक एग्जांपल। ये जीए के पढ़ा हुआ है, जीए के हमारे तरबेला के साथ था, तो मैं कई बार मैं उधर पोस्टिंग रही, उधर गया तो ऐसी सी बिल्डिंग थी। मैं कहा इस बिल्डिंग के पढ़े हुए लोग को क्या करेंगे, लेकिन वहां से जो लोग निकलते हैं उनकी डिग्री की वैल्यू, उसकी एक एग्जांपल ये हमारा बच्चा है। ये 3 क्लास फेलो थे जिन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, मगर तमाम क्लास फेलोज इनको रास्ते में छोड़ गए, ये अकेला रह गया। पहले इन्होंने सोलर लगाने का काम शुरू किया रिन्यूएबल एनर्जी में, मगर इस फील्ड में कुछ नॉन टेक्निकल लोग शुरू हो गए जिन्होंने ये पैसे तो कमाए लेकिन सही सर्विस प्रोवाइड नहीं की। अब 3 साल की मेहनत से ये पहला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिसमें ये बायोगैस
इसके लिए इन्होंने बड़ी तागो दो की, बड़े कोशिश की। ये इनके साथ 2-3 लोग थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की। ये हमारे साथ भी आईपी में मशवरा किया करते थे, तो हम तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनके दुआ की, अल्लाह ताला करेगा आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। एक बार इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई कि मैं प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अभी मिला नहीं था, लेकिन हमने इनसे ट्रीट भी खा ली। फिर बाद में पता लगा कुछ मसला बना हुआ है, तो फिर हम दुआ करते रहे कि यार हमने इनसे खा तो लिया है, एक प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। हमारे चेयरमैन साहब कहा कि जल्दी लाओ, मैंने अमेरिका जाना है, आपको प्रोजेक्ट मिले या नहीं मिले, मुझे खाना तो खिलाओ। इनको काग भी चले गए। ये थोड़ी हर्डल आ गई। ये चेयरमैन साहब वहां से रोजाना फोन करते थे, यार उनको प्रोजेक्ट मिल गया, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैंने खाना खा लिया, प्रोजेक्ट नहीं मिला अभी तक। फिर एक दिन हमें खुशखबरी सुनाई गई, जी हमें प्रोजेक्ट मिल गया। तो उसके पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे यंग इंजीनियर मुसब्बे अहमद रंधावा साहब है। तो हमने फिर कोशिश की कि यार प्रोजेक्ट मिल गया है, हमने ट्रीट भी खा ली है, तो हमें कुछ बताएं तो सही, आप प्रोजेक्ट में है क्या। तो फिर हमने इससे रिक्वेस्ट की, बच्चे को तैयार किया, तो ये आपको भी ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। ये कई बार हमने कहा मैं दिखाओ सही, तो जब कहते हैं गुज्जर कॉलोनी, तो फिर हम कहा यार गुज्जर कॉलोनी में क्या जाना, हम इधर ही बता दो। कहते उधर आओ, उधर देखो जाके। तो हमने कहा गुज्जर कॉलोनी के छोड़ो, हमें इधर ही बताओ जो बता रहे हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने यंग इंजीनियर, ये नॉन इंजीनियर के लिए एक एग्जाम्पल है, इंजीनियर मुसब्बे अहमद रंधावा। Bismillahirrahmanirrahim. I'm extremely thankful to Mr. Honorable Chairman Masood Ali Khan to give me this opportunity कि मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकूं in front of this team audience of IP members. Topic of the presentation is modern industrial biogas plants, specifically पंजाब को टारगेट करते हुए। इसमें I will be covering a brief intro to what exactly is biogas, followed by the classification and the types of biogas plants, which will be further followed by a project example जिसको वाजिद इकबाल and co as an EPC लगा रहे हैं in गुज्जर कॉलोनी। Next slide. Starting with how much is natural gas integrated in Pakistan. Pakistan के अंदर इस वक्त natural gas is 38% of the energy mix. लेकिन since 2005 we have seen, because of irregularities in policies and lack of introduction of alternative fuels, there has been shortage of natural gas, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज शिफ्ट हुई टुवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ फ्यूल, फॉर एग्जांपल एलएनजी एंड एलपीजी, और इवन कोल के ऊपर भी इसको मूव किया गया। प्रीवियस स्लाइड पे जरा जाइए। अगर इसमें आप गैस कॉम्पोजिशन ट्रेंड्स देखें तो पंजाब इस वक्त 51% कंज्यूम करता है गैस और प्रोड्यूस सिर्फ 5% नेचुरल गैस कर रहा है। All provinces are self-sufficient except Punjab in terms of gas consumption. Next slide. Since 2021, government revisited its policy of allowing installation of new gas connections in industries and domestic, and they have temporarily banned the installation of new connections since 2021.
इसकी खास तौर पे वजह यह कि फॉर डोमेस्टिक अलोन 20,000 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट कंजम्पशन है पर मंथ, जो विंटर्स में 52,000 पे जंप कर जाती है। दिस 30,000 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट पर मंथ कंजम्पशन की एक सॉलिड रीजन दो है। एक, स्पेस हीटिंग के लिए गैस को यूज किया जा रहा है, और दूसरा वाटर हीटिंग के लिए गैस को यूज किया जा रहा है। इसको मीट करने के लिए इस वक्त करंटली पाकिस्तान 1200 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट ऑफ एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है पर डे 1200 मिलियन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। Ministry of Planning and Development shared this data which clearly shows that अगर हम SNGPL को फोकस करें तो SNGPL in the year of 2030 प्रोवाइड करने के लिए उसके पास गैस की कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिजर्व्स, और इतने पैसे नहीं है कि गैस को डिमांड मीट करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो डिमांड इंक्रीज कर रही है टू 3,000, सप्लाई उनके पास सिर्फ 200 है, और रिक्वायर्ड एलएनजी जो इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाय 2030, जिसमें मेजर 50% कंजम्पशन, मोर देन 50% कंजम्पशन पंजाब की है, वो 2000 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट पर डे की इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें एलएनजी टू मीट और रिक्वायरमेंट्स। कंसिडरिंग जो अभी कनेक्शंस कनेक्टेड हैं, अभी उन कनेक्शंस की बात नहीं कर रहे जिनको अभी कनेक्शंस नहीं मिले, जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट। इसका एक सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बायोगैस। इसका एक ऑल्टरनेट है, एक ऑल्टरनेट फ्यूल है। सो हाउ एग्जैक्टली कितना पुराना है ये बायोगैस का रिलेशन नेचर के साथ? अगर आप देखें प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसी पिक्चर पे आ जाए। नेक्स्ट। सो बेसिकली बायोगैस है क्या? बायोगैस इज एन एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें आप ऑर्गेनिक फीडस्टॉक यूज करते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं इन एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस होती हैं ऑक्सीजन लेस कंडीशंस, और उससे फर्टिलाइजर एज डिजेस्टेट भी मिलता है और गैस भी मिलती है, जिसके फर्दर यूजेजेस हैं इन इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, एंड इवन एज डोमेस्टिक में भी, और एज अ रिन्यूएबल अल्टरनेट टू नेचुरल गैसेस एज वेल। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एलिगेटर एक ऐसी स्पीशी है जिसने एनारोबिक डाइजेशन को यूज किया है अपने एग हैचिंग के लिए, using the decomposition and the heat provided by the organic material. Alligators use that heat to make up a natural incubator for their eggs, और ये millions of years से एक प्रोसेस चल रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं इसकी इंसान के साथ हिस्ट्री बताऊं तो 3000 BC, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 3000 साल पहले से असीरियंस, मिडिल ईस्ट, जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, असीरियंस जिसमें रहते थे, 3000 BC में they were utilizing biogas to heat up their bathrooms. In 1859, the first biogas digester was installed in India in Bombay, इंडिया की सीवरेज लाइंस के ऊपर, और by the year of 1895 जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया इन लंदन, और लंदन में अपनी जितनी स्ट्रीट लैंप्स थे उनको बायोगैस के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डिस्कवर्ड, यहाँ पे रिसर्च टेक्नोलॉजी को अंग्रेज उठा के पाकिस्तान से, इंडो पाक से उठा के बाहर ले गया, और अब हमें ग्रेजुअली उसी अंग्रेज को एंगेज करना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि हमें जरा दोबारा से जरा इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो बताना। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। World Biogas Association states that more than 50 million micro-scale biodigesters are installed in China. About 4.9 million are installed in India. उसके कंपैरिजन में इन एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में सिर्फ 7 लाख माइक्रो स्केल बायोडाइजेस्टर्स आपको नजर आएंगे।
बायोगैस की डेवलपमेंट जितनी चाइना में और इंडिया में हुई है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है, जिसको पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है दोनों का, और पाकिस्तान में ये चीज बहुत लैग कर रही है, जिसके ऊपर ना तो फोकस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है, पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। So how is biogas considered a renewable gas? एक बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है फोरम्स के ऊपर। रिन्यूएबल की जो डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशंस ने रिविजिट किया और उसको उन्होंने डिफाइन किया कि रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्स है जिसके पास जिस सोर्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को रीस्टॉक कर सके। जब वो अपने आप को रीस्टॉक कर रही है और बेशक उसका फ्लो लिमिटेड है, लेकिन वो अपने आप को रीस्टॉक कर रही है तो वो रिन्यूएबल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीड स्टॉक जो है एनारोबिक डाइजेशन का, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट है, आपके सीवरेज की लाइनों के अंदर जो वेस्ट है, उसके अलावा मेन्योर है, ह्यूमन वेस्ट है, ये सारा वो वेस्ट है जो अपने आप को रीस्टॉक कर सकता है। और ये आप देख सकते हैं एक साइकिल बनती है कि यही वेस्ट आपको डाइजेस्टेट देता है, जो फर्टिलाइजर आपकी क्रॉप्स का, जो फिर कंज्यूम होके फिर वेस्ट वो बनेगा। बेटा बात सुनो, उधर एक चाय का कप तो बना के लाओ उधर। सॉरी तू मैं वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। How are biogas plants classified? यूरोपियन क्लासिफिकेशन ने थोड़ा सा चेंज किया अबाउट द साइजेस ऑफ द बायोगैस डाइजेस्टर्स टू कीप अप विद द डिमांड, और जो एक नेसेसिटी बन गई है टू कंज्यूम द वेस्ट, क्रॉप वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो इसके लिए less than 1000 meter cube plant sizes are considered small and household digesters, जिनको मैं सिर्फ टच करूंगा इस प्रेजेंटेशन में। मीडियम एंड लार्ज आर ऑल दोज प्लांट्स जो एक्सीड करते हैं इन प्लांट साइज ऑफ 2500 मीटर क्यूब 2500 मीटर क्यूब टू मोर देन 10,000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट स्लाइड। Some of the common household small-scale digester plants are fixed dome biogas plant, floating drum plant, low-cost polyethylene tube, and a digester balloon plant. Next slide. Small-scale digesters have a couple of issues with them, जिसकी वजह से उनको large scale पे नहीं लेके जाया जा सकता, उनको बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी के साथ नहीं इंस्टॉल किया जा सकता। उसमें सबसे बड़ी इनकी मेजर इशू ये है कि इनकी गैस स्टोरेज बहुत कम होती है। सेकेंडली उसका जो गैस प्रेशर है वो बहुत लो होता है। थर्डली इसमें एजिटेशन बेयर मिनिमम है, साइजिंग बहुत छोटी है इनकी, और मीथेन प्रोडक्शन भी लो है कंपेयर टू जो इंडस्ट्रियल, जो हमारा टॉपिक है, जो इंडस्ट्रियल बायोगैस डाइजेस्टर्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। Following numerous faults were also discovered during this conventional design, जिनको for the past 1950 onwards install करना शुरू कर दिया गया था दुनिया भर में, जिसमें हीटिंग एंड एजिटेशन का एक इशू नजर आया। उसके अलावा माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स का जो कांटेक्ट है वो इतना कम होता है स्मॉल डाइजेस्टर में कि उसकी बायोगैस की प्रोडक्शन बहुत लो है, ये भी कंसिडर की गई। और उसके अलावा नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल आल्सो लेड टू द थिंकर्स टू कंसिडर कि कोई ऐसा डिजाइन इंटीग्रेट किया जाए जो ना सिर्फ गैस प्रोडक्शन भी ज्यादा दे बल्कि लार्ज स्केल पे भी उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके लिए दो तरह के डिजाइन कंसिडर किए गए, एक बैच प्लांट और एक कॉन्टिन्यूस
प्लांट, बैच प्लांट बेसिकली वो प्लांट होता है जिसको आप एक ही दिन के अंदर फीड कर देते हैं। 35 डेज का फीड टाइम होता है एक डाइजेस्टर का, आप 35 डेज की फीड उसको एक ही दिन में दे देते हैं, देन यू वेट और उसकी गैस प्रोडक्शन आप उससे लेना शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूस में आप एक दिन उसको फीड कर रहे होते हैं, उसी दिन उसका कंटेंट निकल रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली हर रोज आप उसको फीड कर रहे होते हैं। इसके ऊपर भी रिसर्च की गई। टुडे ऑल बायोगैस प्लांट्स आर ऑपरेटिंग इन कॉन्टिन्यूस मोड। इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि कॉन्टिन्यूस मोड में एक तो गैस प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत हाई है, गैस प्रोडक्शन स्टेडी है, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सप्लाई चेन, सप्लाई लाइंस के साथ, और उसके अलावा उसकी जो अंदर प्रोडक्ट है, जो उसका कंटेंट है, डाइजेस्टेट है, उसमें भी होमोजीनियस ट्रेट्स हैं। बैच प्लांट्स के जो कंटेंट था, जो फर्टिलाइजर्स था, उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंसेस नजर आते हैं आपको। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूस प्लांट की तरफ जाते हैं तो कॉन्टिन्यूस प्लांट एवरी डे फीडिंग एंड एवरी डे उसने अपना ओवरफ्लो करना है, तो उसके बहुत कंसिस्टेंसी है उसके डाइजेस्टेट में भी, उसकी गैस क्वालिटी में भी, और गैस प्रोडक्शन में भी। नेक्स्ट टाइम। Three main types of large, medium size and industrial biogas plants are plug flow digesters, covered lagoons, and complete mixed digester. Plug flow digesters are rectangular pits made up of concrete, जिनके अंदर baffles भी इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं कभी कभार to have some kind of agitation in them. मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और टेम्परेचर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जिसकी वजह से प्लग फ्लो सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे रिकमेंड किया जाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे सीवरेज लाइंस है, कि एक तरफ से इन्फ्लुएंट का और एक तरफ से एग्जिट है एफ्लुएंट का। जिस तरह सीवरेज लाइंस में आप देखते हैं तो ये सिर्फ उन जगहों पे रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। कवर्ड लेगून्स एक वो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर फॉर द टाइम एग्जिस्ट कर रही थी हमारे इस प्रोजेक्ट में आने से पहले। इसमें कपल ऑफ डिसएडवांटेजेस थे जो हमने देखे, जिसकी वजह से हमने ये ना तो इस प्रोजेक्ट को, इस डिजाइन को पिच किया एज एन ईपीसी, और उल्टा हमने जाके लोगों को एजुकेट किया कि इस डिजाइन में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये डिजाइन मल्टीपल कंट्रीज में ऑलरेडी बैन हो चुका हुआ है। आप लार्ज स्केल पे इस डिजाइन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसमें कपल ऑफ डिसएडवांटेजेस वर इनकंसिस्टेंट फर्टिलाइजर क्वालिटी बिकॉज ऑफ नो एजिटेशन। अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो एज ए स्लज बेस ऑफ द टैंक में बैठ जाते थे, जिसकी वजह से जब आपके पास जो डाइजेस्टेट आ रहा है वो एक लो क्वालिटी ऑफ डाइजेस्टेट है। लार्जर एरिया रिक्वायर्ड गैस प्रोडक्शन बहुत लो है, क्योंकि इसमें भी वही इश्यूज हैं, टेम्परेचर कंट्रोल का एक इशू आ सकता है, पीएच कंट्रोल का एक इशू आ सकता है, और एजिटेशन ना होने के बराबर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक एग्जांपल है, इसकी पिक्चर्स अटैच्ड हैं। इसमें लगून्स हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन डाल दी जाती है। मेम्ब्रेन की भी एक कॉस्ट है, इसकी रिपेयर कॉस्ट काफी हाई है और इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये मेम्ब्रेन है, इस वक्त इसमें गैस ना होने के बराबर है, लेकिन बारिश की वजह से जब इसके ऊपर पानी आएगा, एक वेट है, वो वेट डिस्टर्ब करेगा, गैस प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी मेम्ब्रेन को भी डिस्टर्ब करेगा, मेम्ब्रेन के फटने के चांसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Coming on to the last and the most modern technology जिसको मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखूंगा, continuously stirred tank reactors। ये टेक्नोलॉजी उठाई गई फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस से, इसको CSTR भी कहा जाता है। इसके मल्टीपल नाम है, कंप्लीटली स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स भी हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर भी उसको बोला जाता है, और कॉन्टिन्यूसली फ्लो स्टर्ड टैंक भी बोला जाता है। जिस तरह से स्टरिंग से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एजिटेशन तो एग्जिस्ट करती है, जो आपको ये फैन भी शो कर रहा है कि इस मॉडल का, इस डिजाइन का सबसे मेजर पार्ट एक एजिटेशन है, जो इसको बाकी डिजाइन्स के आगे मोर एफिशिएंट एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बेसिकली CSTR इज अ कवर्ड टैंक जो कंक्रीट या स्टील का बनाया जाता है। ओवर द टॉप ऑफ इट इज मेम्ब्रेन। इसमें एजिटेटर इंट्रोड्यूस्ड होता है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस्ड होते हैं,
इसमें गैस प्रोडक्शन इज वेरी मच हाई, कंसिस्टेंसी इन फर्टिलाइजर क्वालिटी, क्योंकि एजिटेशन की वजह से जो स्लज एक्यूमुलेशन है वो बहुत लो है और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थॉरली मिक्स हो रहे हैं, और जौन सा भी आपका फर्टिलाइजर निकल रहा है उसमें एक आपको कंसिस्टेंट ट्रेंड नजर आएगा। स्मॉलर एरिया इज रिक्वायर्ड। प्लग फ्लो और लगून के कंपैरिजन में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्मॉलर एरिया इज रिक्वायर्ड। जो लगून है उनकी हॉरिजॉन्टल है, प्लग फ्लो हॉरिजॉन्टल है। ये डिजाइन आप वर्टिकल भी लेके जा सकते हैं, और कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। डिसएडवांटेजेस कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, लेकिन फॉर श्योर हम इंजीनियर्स के लिए कॉम्प्लेक्स डिजाइन, हमारा ही काम होता है इसको डिजाइन करना, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी कोई होती नहीं है जब डिजाइन हमारे हाथों से गुजरा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक ब्रीफ कंपैरिजन है हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के अंदर। इसमें पर्पसेस थोड़े चेंज हो जाते हैं। जब आप हाउस होल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें आपका सैनिटेशन की तरफ फोकस होता है, लेकिन जब आप लार्ज स्केल डाइजेस्टर्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी देख रहे होते हैं और उसकी एनर्जी आउटपुट्स भी देख रहे होते हैं कि इसकी एनर्जी इनपुट कितनी है और इसने जो इन रिटर्न हमें एनर्जी आउटपुट देनी है इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस फर्टिलाइजर भी, उसकी क्या वैल्यू है, क्या रेवेन्यू जनरेशन है। उसके अलावा इसमें आपको जो लार्ज स्केल आपके पास बायोगैस डाइजेस्टर प्लांट्स होते हैं, इसमें प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, कंट्रोलिंग, पीएलसी, ये सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जो आपको हाउस होल्ड वगैरह में नहीं मिलता क्योंकि उनका स्केल इतना छोटा है। और ये जो प्लांट्स हैं प्यूरिफिकेशन के, कंट्रोलिंग के, एजुटेशन के, ये उस प्लांट से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। A brief introduction to Gujar Colony, basically जहाँ पे हमारा प्लांट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। Gujar Colony is located in Rakchandrai, जहाँ पे more than 24,000 mature animals are existing, जो per day 240 tons of cow dung produce कर रहे हैं। Presently, the dung is being dumped on the roadside, which is posing a safety as well as an environmental hazard. Next slide. इस वीडियो को play करें। During rainy seasons, this continuous dumping of cow dung water के साथ mix होके spread कर जाता है, सड़क के ऊपर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये 2-3 फुट cow dung रोड के साथ साथ पड़ी है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग रेनी सीजन जब ये सारा सड़क के ऊपर आ गया, सड़क स्लिपरी होगी। यहाँ पे मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं, फेटलिटीज के, बाइक एक्सीडेंट्स के, ट्रैक्टर ट्रॉली क्रैशिंग के इनटू अदर व्हीकल्स, इनटू मोटर बाइक, जिसकी वजह से ये रोड जो एक बहुत मेजर रोड है जो कनेक्ट करती है आपके कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया को चुंगी के साथ, ये रोड इनएक्सेसिबल हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रीवियस स्लाइड। ये नॉट ओनली ये जो इस इधर काउ डंग डंप की गई है, इस वक्त ये एक ओपन लगून सिस्टम में बैठी हुई है। इसमें मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें मीथेन प्रोड्यूस होके CO2 प्रोड्यूस होके वो एस्केप कर रही है इनटू द एनवायरनमेंट। प्लस इसने अपने साथ H2S भी प्रोड्यूस किया जो वाटर टेबल में भी सिंक कर रहा है, जो हैजर्डस है, वाटर टेबल भी आपका खराब कर रहा है उस एरिया का। प्लस CH4 जो एक जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, वो एस्केप कर रही है। वहां के लोगों से जब आप पूछते हैं तो वो इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं टुवर्ड्स दिस स्मेल, टुवर्ड्स दिस मीथेन, कि उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि जी बिल्कुल। नहीं, मैं आगे बताऊंगा, आगे कवर्ड। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस साइट कि ये साइट क्यों PPDCL चूज कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। PPDCL ने इन्विजन किया कि बायोगैस का एक प्लांट लगाना चाहिए और उसके लिए दे चोज दिस स्पेसिफिक साइट जो एक ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड था काउ डंग का, ठीक। और इसके मल्टीपल उन्होंने फवायद निकाले जो एनवायरमेंटल और सेफ्टी हैजर्ड्स के बुनियाद पे थे, और एज एन EPC फ्लोट किया इस प्रोजेक्ट को, जिसको वाजिद इकबाल एंड को ने विन किया। हमने ना सिर्फ उस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को भी कवर किया, बल्कि हमने इसमें से रेवेन्यू जनरेशन के भी उनको आइडियाज पिच किया और फिर उनको इंटीग्रेट किया इस डिजाइन के अंदर, इस प्लांट डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड।
So why CSTR plant? हम लोग CSTR प्लांट पे क्यों गए, जबकि हमने देखा कि एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी लगून के नाम से पाकिस्तान में, पंजाब में एग्जिस्ट कर रही है। हम लोग, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी वर्सेटैलिटी। CSTR कैन allows you to integrate multiple feedstocks at the same time. ना सिर्फ काउ मैन्योर, आप इसी के अंदर वेजिटेबल वेस्ट, क्रॉप वेस्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत टिंकरिंग चाहिए होती है, लेकिन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप लगून बनाएंगे तो लगून स्पेसिफिक फीड स्टॉक होगा, आप उसके अंदर वेजिटेबल वेस्ट और क्रॉप वेस्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते। टेम्परेचर कंट्रोल इसमें बहुत आगे मैं आपको शो करूंगा कि कितना आसान है इसमें कंट्रोल करना। सिमिलरली पीएच भी कंट्रोल करना बहुत आसान है। उसके अलावा कैस्केडेड ऑपरेशन है, आपने एक प्लांट लगा दिया, इसी के साथ आप आगे एक और प्लांट लगा सकते हैं और एक चेन बन सकती है। लगून में ये चीज इम्पॉसिबल होती है। लगून में जब आपने एक प्लांट लगा दिया, आपने उसको एक्सपेंशन करनी है तो आपको अगला प्लांट लगाना है। इसमें आपको अगला प्लांट नहीं लगाना है, इसमें आपको जस्ट एक डाइजेस्टर लगाना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है इस प्लांट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बायोगैस का 3D मॉडल है और ये हमारी साइट का लेआउट है। इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं। इसमें ये इस साइड पे आपको जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको एक ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेन्योर कलेक्शन पॉइंट है। क्योंकि ये एक डंपिंग यार्ड थी, तो हमने सबसे पहले डिजाइन में इंटीग्रेट किया एक ऐसी जगह दी जाए इन लोगों को जहां पे आकर सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पे ये लोग अपना काउ डंग डंप करें। उसको फिर उसके बाद मिक्सिंग टैंक में, ये सारी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चीजें क्या है, हाइड्रोलिसिस टैंक, डाइजेस्टर्स और उसकी एक्सक्रीशन इफ्लुएंट टैंक और कंपोस्ट स्टोरेज एरिया। स्लाइड। और जो गैस आउटपुट है वो आपको प्यूरिफिकेशन प्लांट से CBG स्टेशन की तरफ, और उसके साथ एक 100 किलोवाट का सोलर इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट। So these are the salient features of the project which I am currently working in. इसकी डाइजेस्टर टाइप CSTR है, कॉन्टिन्यूसली स्टर्ड टैंक रिएक्टर। डाइजेस्टर्स इसमें दो हैं, जिसमें एक डाइजेस्टर का साइज 3000 मीटर क्यूब है और डाया तकरीबन 84 फुट है। टोटल फीडिंग इसकी जो कैपेसिटी है पर डे वो 80 टन टू 92 टन है। ये 80 टन टू 92 टन, 92 टन और 80 टन में जो 12 टन का डिफरेंस है, ये इसकी गैस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, प्लस अगर इसमें कोई और फीड स्टॉक इंटीग्रेट करना चाहे उसके लिए 12 टन का हम लोगों ने अपने डिजाइन में स्पेस रखी हुई है। बायोगैस यील्ड पर डे 4000 नॉर्मल मीटर क्यूबिक इसकी बायोगैस यील्ड है पर डे, जो मीथेन बना के देगा आपको 2000 kg पर डे after purification. Next slide. जी 2000 kg ये डेंसिटी चेंज है बायोगैस की, बायोमीथेन की। दूसरा, बायोगैस के अंदर 30% CO2 भी है, H2S भी है, वाटर मॉइस्चर भी है, तो वो सब कुछ निकाल के उसकी वजह से भी इसका वॉल्यूम डाउन हो जाए। जब मैं 4000 की बात कर रहा हूँ तो ऑल दीज थिंग्स जब मैं प्यूरिफाई कर रहा हूँ उसको तो ओनली बायोमीथेन, यस उसको बायोगैस ही कंसिडर टर्म उसकी बायोगैस की जाती है। ठीक है, उसको अगर आप ठीक है नोटेड, ठीक है। बायोगैस इज इन क्यूबिक मीटर, बायोमीथेन इज इन केजी। ठीक है, बायोमीथेन केजी में इसलिए क्योंकि हमारा जो एंड पर्पस है उसमें जब हमने गैस को क्योंकि व्हीकल्स के लिए हम जा रहे हैं तो व्हीकल्स की जो गैस की जो कैलकुलेशन है वो केजीज में की जाती है, तो हम अपनी कैलकुलेशन केजीज में लेके गए हैं बायोमीथेन की आसान करने के लिए टू एवरीवन। जस्ट अ कन्वर्जन, उसको इसके डेंसिटी को आपने उस पे कन्वर्ट कर दिया 2 kg। अच्छा, बेसिक इंडस्ट्रियल बायोगैस प्लांट का बिजनेस मॉडल
किस तरह से डिजाइन किया जाता है? The first thing is feedstock sourcing. Whatever feedstock you are going to use for your plant, whether it be a manure, whether it be crop waste, whether it be vegetable waste, whether it be sewage waste, तो आपने उसकी सोर्सिंग करनी है और अपने प्लांट तक उसको एक रसाई देनी है। जब आपके पास वो रसाई आ गई तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए आपने एक टेक्नोलॉजी यूज करनी है। वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने CSTR यूज की। उसके बाद बायोगैस यूटिलाइजेशन, फिर आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है बायोगैस, उसकी यूटिलाइजेशन को आपने देखना है कि किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। और फॉलोइंग उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या यूटिलाइजेशन है, उनको भी मैं कवर करूंगा। कॉस्ट सेविंग्स के लिए क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं जिससे आपकी गैस प्रोडक्शन बूस्ट हो जाए, आपका फर्टिलाइजर अच्छा हो जाए। और फर्दर मोर आप कार्बन क्रेडिट्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आप CH4 भी टैप कर रहे हैं प्लस CO2 भी टैप कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉलिसीज बना रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। इस वक्त बायोगैस के प्लांट के इंपोर्ट के ऊपर देयर इज नो टैक्स, तो गवर्नमेंट की तरफ से इससे अच्छा इंसेंटिव फिलहाल और कोई आता नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्लाइड। पूरा प्लांट भी वेजिटेबल वेस्ट के ऊपर चल सकता है, कोई रेशो नहीं। उसकी आप मिक्सिंग कर लें वाटर के साथ, उसको क्रश करें पहले, आप उसकी मिक्सिंग करें वाटर के साथ और फिर आप उसको यूज कर लें एज अ फीडस्टॉक। Thank you. Starting with the first stage of our plant, a way bridge. Currently, LWMC or no other waste management company is working in Gujar Colony. Gujar Colony के जो रिहायशी हैं वो खुद अपना मटेरियल लेकर रेडियो पे, ट्रॉलीज पे डंप कर रहे हैं मेन रोड के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने प्लांट के अंदर, प्लांट डिजाइन के अंदर, EPC के अंदर हमने इंटीग्रेट किया एक दो ट्रैक्टर ट्रॉलीज विद हाइड्रोलिक ट्रॉलीज, जिन्होंने कलेक्ट करना है फ्रॉम द फार्मर हाउसेस और उसको वे कर काउ मैन्योर कलेक्शन पॉइंट पे डंप करते जाना है। वेइंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एवरी डे वी हैव टू फीड इन 80 टन्स पर डे, तो एक हमारी वो एक प्री कैलकुलेशन हो जाएगी। हमें पता होगा कि इतनी अमाउंट का 80 टन का बैच बन गया, 40 टन का बैच बन गया। प्लस क्वालिटी भी आप उधर मॉनिटर कर सकते हैं कि हर घर किस तरह की क्वालिटी ऑफ काउ डंग आपको दे रहा है, आप वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। फर्दर विजुअल एनालिसिस भी है, केमिकल एनालिसिस भी है। नेक्स्ट manure collection point dedicated है, it has the capacity to store up to 5 days of cow manure for the entire project। 5 days of cow manure collection हम लोगों ने इसके अंदर एक स्पेस दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा। इसमें मैं मेंशन कर दूं, हाइड्रोलिक ट्रॉलीज इसलिए इंटीग्रेट करना बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इंटीग्रेट करना इतना नेसेसिटी थी क्योंकि जब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस देखी कि जो बायोगैस प्लांट्स चल रहे हैं और हमने उनसे पूछा कि आपको सबसे बड़ा मेजर इशू क्या फील होता है, वो कहते थे कि हमारी लेबर हमें बहुत तंग करती है। ये वो कहते हैं इतना गंदा काम है, हमने नहीं अंदर गोबर मिक्स करके डालनी। तो उसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक ट्रॉलीज, फ्रंट लोडेड ट्रैक्टर इंटीग्रेट किया ताकि ये काम सारा ऑटोमेट हो जाए, ना मैनुअल लेबर का कोई एरर आए, ना मैनुअल लेबर का कोई हमारे ऊपर बोझ ना बने वो, और हम उनके ऊपर रिलाय ना करें कि उन्होंने हड़ताल कर दी है तो अब अंदर कौन डालेगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैन्योर कलेक्शन पॉइंट के फौरन बाद हमने एक वेस्ट स्क्रीनिंग एरिया रखा है। वेस्ट स्क्रीनिंग एरिया में कन्वेयर स्क्रीन्स होती हैं जिसका पर्पस ये है कि उस, क्योंकि जब भी काउ डंग किसी घर के अंदर से आना है उसमें वेजिटेबल वेस्ट तो होगा ही, किचन वेस्ट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने वहां पे ट्रेंड देखे गुर्जर कॉलोनी के जो गोबर वो लोग डंप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कपड़े, प्लास्टिक, सिरिंजें, मेडिसिन वेस्ट, ये सब कुछ भी मिलता है जो हैजर्डस है डाइजेस्टर के अंदर और माइक्रोब्स के लिए, तो उनको स्क्रीन करना एक्सट्रीमली नेसेसरी है। उसके लिए हम लोगों ने इसके लिए कन्वेयर स्क्रीन रखी जो खुद भी ऑटोमेटेड है, और उसने स्क्रीन करते हुए सिर्फ
काउ डंग और ऑर्गेनिक वेस्ट को आगे जाने देना है, बाकी ये शॉपर, कपड़े, कोयला वगैरह जितना कुछ है ये उसका वेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉलोइंग दैट इज द मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक हमारा डिजाइन है फॉर फीडिंग ऑफ द प्लांट ट्वाइस अ डे। 80 टन मैंने आपको बताया इसकी रोज की खुराक है इस प्लांट की। हमने इसको स्प्लिट कर दिया 40 टन 40 टन, 40 टन इन द मॉर्निंग, 40 टन इन द इवनिंग। उसके लिए मिक्सिंग टैंक भी हमारा 40 टन के लिहाज से 100 मीटर क्यूब का डिजाइन है, जिसमें 1:1 के रिस्पेक्टिव वाटर को मिक्स किया जाएगा काउ मैन्योर के साथ। इसके अंदर एक पेडल एजिटेटर इंटीग्रेटेड होगा जो इसकी अच्छी तरह थोरो मिक्सिंग कर देगा। और फिर इसमें आप एक और चीज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं। आप इसी के अंदर टेम्परेचर वाटर को हीट करके इंटीग्रेट मिक्स कर दें अंदर, आप इस जगह पे भी कर सकते हैं। और आगे फर्दर ऑन जो हम करेंगे, फर्दर ऑन हम लोगों ने आगे भी अपने टैंक्स के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करने के लिए हमने अपने टैंक्स के अंदर भी ये प्रोविजन प्रोवाइड किया है, तो वो हीटिंग जारी रखें, पीएच कंट्रोल जारी रखें। नेक्स्ट स्लाइड। पहला सबसे बड़ा टैंक आता है हाइड्रोलिसिस टैंक। ये आम बायोगैस प्लांट की नेसेसिटी नहीं होता, हमने इसको इसलिए इंटीग्रेट किया बिकॉज वी वर एमिंग फॉर 2 और मोर देन 2 फीड स्टॉक्स। काउ डंग के साथ जब आपने कोई और फीड स्टॉक इंटीग्रेट करनी है, खास तौर पे साइलेज, मेज, ये वो फीड स्टॉक्स हैं जो ज्यादा डिटेंशन टाइम लेती हैं, ज्यादा एहतियात लेती हैं कंपेयर टू काउ मैन्योर। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक हाइड्रोलिसिस टैंक रखा है जिसकी कैपेसिटी 1000 मीटर क्यूब है। इसमें 5 डेज का रिटेंशन पीरियड है। फर्स्ट दिन मिक्सिंग हो गई, 5 दिन की फीड इसके अंदर जमा होगी और फिर ये ओवरफ्लो करेगा। इसके अंदर मेजॉरिटी आपकी जो गैस प्रोडक्शन है, बायोगैस प्रोडक्शन इज वेरी लो, लेकिन इससे हमें फायदा ये है जो हमारे अगले टैंक्स के अंदर गैस प्रोडक्शन है वो मोर टुवर्ड्स प्यूरिफाइड वैल्यूज है। हमारा जो प्यूरिफिकेशन प्लांट ने जो एनर्जी कंजम्पशन करनी है वो कम होगी उन दो प्लांट की गैसेस की ज्यादा प्यूरिफाइड वैल्यूज के करीब होने की वजह से। हाइड्रोलिसिस टैंक अलाउज अस टू इंटीग्रेट फूड वेस्ट, जो जिसको 2 स्टेज बायोडाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये एक मैंने टेबल डाला है, इसमें कैटल स्लरी आपको बता रहा है कि 8 to 12% टोटल सॉलिड्स के साथ 18 to 25 मीटर क्यूब पर वेट टन गैस प्रोडक्शन करता है। और इसी में अगर आप देखेंगे कि मैं अगर आपको साइलेज की एग्जांपल दूं तो वो 180 to 220 मीटर क्यूब पर वेट टन। तो ये वो क्रॉप्स हैं जो आपकी गैस प्रोडक्शन को बूस्ट दे सकती हैं। जब आपने 2 स्टेज इंटीग्रेशन की होगी अपने प्लांट के अंदर, तो यू कैन टिंकर विद द फीड स्टॉक और आप एक ऐसा मिक्स बना सकते हैं कि जो आपकी गैस प्रोडक्शन की अमाउंट है, गैस प्रोडक्शन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल विंटर्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई तो आप उसकी गैस प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सीएसटीआर बायोगैस प्लांट ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लाइमलाइट है। इट इज एन इंसुलेटेड, हमारे डिजाइन में इट इज एन इंसुलेटेड कंक्रीट टैंक विद अ बायोगैस होल्डर ऑन द टॉप, जिसको डबल मेम्ब्रेन बायोगैस होल्डर बोलते हैं। 5 डेज का इसका रिटेंशन पीरियड है। हाइड्रोलिसिस टैंक की हमारी हाइट है तकरीबन 30 फीट, उससे और इसकी हाइट है टोटल हाइट, और इसकी हाइट अबव ग्राउंड है अराउंड अबाउट 8 to 10 फीट। ग्रेविटेशनल फ्लो के साथ हम हाइड्रोलिसिस टैंक की जो फीड है उसको ओवरफ्लो करवाएंगे सीएसटीआर टैंक के अंदर टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। अगर हम इधर एक सीवरेज पंप लगाते या एक सक्शन मोटर लगाते, उस चीज को खत्म करने के लिए हमने अपने डिजाइन के अंदर ये चीज ऐड की कि हम ग्रेविटेशनल फ्लो के साथ इसको फिल अप करना शुरू करेंगे। इसमें 38 डेज का रिटेंशन पीरियड है। ये दो टैंक्स हैं, 3000 मीटर क्यूब के दो टैंक्स हैं, जिसमें दोनों में 38 डेज तक काउ मैन्योर प्लस वाटर का जो मिक्स है वो रहेगा और उन्होंने गैस प्रोड्यूस करनी है। और इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कंप्लीटली एनारोबिक होता है। इसकी प्यूरिफाइड वैल्यूज जो होती हैं बायोगैस की वो क्लोजर होती हैं टुवर्ड्स बायोमीथेन। तो इसकी गैस को प्यूरिफाई करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू मैं अगर स्टेज 1 की गैस को भी इसके अंदर मिक्स कर दूं। नेक्स्ट स्लाइड।
ये रेट एंड स्पीड ऑफ गैस जनरेशन का एक टेबल है, ये आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप काउ डंग को देखें तो फर्स्ट 10 डेज में काउ डंग सिर्फ 34% ऑफ गैस, जो उसके अंदर पूरी गैस है उसने सिर्फ 34% तक बनानी है, एंड बाय द 40th डे 92% ऑफ द गैस विल हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय दैट काउ डंग। और अगर आप 60 डे का पीरियड, जो ऑब्वियसली 92 से 100 तक जाने के लिए अगर आपको 20 डेज का एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, तो वो आपके प्रोजेक्ट की जो ROI है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने डाइजेस्टेट को एफ्लुएंट टैंक में जमा करके मजीद 4-5 दिन की उसके अंदर रिटेंशन टाइम देकर अपनी गैस प्रोडक्शन उधर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हर तरह की फीड स्टॉक के लिए रिटेंशन टाइम पीरियड जो होता है वो वेरी करता है। काउ मैन्योर के लिए हम लोगों ने 42 टू 43 डेज तक का ओवरऑल हाइड्रोलिसिस टैंक से CSTR टैंक्स तक कंसिडर किया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही मैं कॉर्न स्टॉक की तरफ चले जाऊं तो कॉर्न स्टॉक 30 डेज के अंदर अंदर मुझे 96% दे देगा, जबकि इसी के रिस्पेक्टिव काउ डंग ने सिर्फ 86% गैस प्रोडक्शन दी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। CSTR का जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट इज एन ओपन टैंक जिसके ऊपर एक बायोगैस होल्डर लगा दिया जाता है, जिसको डबल मेम्ब्रेन बायोगैस होल्डर बोला जाता है। ये टेक्नोलॉजी यूरोप में बहुत आम हो चुकी है, ये टेक्नोलॉजी चाइना में बहुत आम हो चुकी है। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डबल मेम्ब्रेन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डबल मेम्ब्रेन, हालांकि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी ने ना इसके ऊपर रिसर्च की तो और ना इसको इंटीग्रेट किया, सब सिंगल मेम्ब्रेन के ऊपर जा रहे थे। डबल मेम्ब्रेन के फायदे ये हैं कि जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन को फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, स्टोन्स, बारिश वगैरह। जिस तरह मैंने आपको लगून की एक पिक्चर दिखाई थी कि जब बारिश आती है तो ऊपर वेट आ जाता है, जिसकी वजह से वो लगून की मेम्ब्रेन बैठ जाती है। लेकिन CSTR में जब डबल मेम्ब्रेन है जिसके साथ एक एयर ब्लोअर लगा हुआ है, जो जिस तरह जंपिंग कासल्स को फिल कर दिया जाता है और वो फिल रहते हैं हर वक्त, इसी तरह ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हमेशा फिल रहती है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली आपकी गैस स्टोरेज हो रही होती है। इट इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड अबव द डाइजेस्टर, इसको आप ग्राउंड पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अबव द डाइजेस्टर इंस्टॉल करने का फायदा ये है, एरिया सेव करता है आपका। अगर यही हम ग्राउंड पे इंस्टॉल करते, हमारे पास थोड़ा एरिया का कंस्ट्रेंट आ गया था एट साइट, तो हमने इस बायोगैस होल्डर को ग्राउंड से उठाकर टैंक टॉप पे मूव कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। इनकी कैपेसिटी अप टू 1500 मीटर क्यूब की है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बायोगैस। ये एक ग्राउंड पे लगा हुआ बायोगैस होल्डर की एक पिक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड। इन ऑर्डर टू इंश्योर के जो गैस होल्डर्स हैं ये फट ना जाएं, इतनी अंदर ज्यादा गैस स्टोरेज ना कर लें आप कि ये एक्सप्लोड करना शुरू कर दें, या प्रेशर एक चेंज इतना आ जाए कि ये एक्सप्लोड कर दें, तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए साथ एक फ्लेयर लगाई जाती है, एक टॉर्च लगाई जाती है, जो CH4 को सिंपली रिलीज नहीं करती एनवायरनमेंट में, बल्कि बर्न करके CH4 को इनटू CO2 रिलीज करती है। बिकॉज रिलीजिंग CH4, हमने तो प्रोजेक्ट ही इसलिए लगाया कि CH4 को कैप्चर करना है, और वैसे भी CH4 एक ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से रिलीजिंग इट सिंपली इनटू द एनवायरनमेंट ना सिर्फ एनवायरनमेंट हैजर्ड है, बल्कि इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम एज वेल। फॉलोइंग दैट, क्योंकि हमारे बायोगैस होल्डर्स की कैपेसिटी आप सबने नोटिस किया होगा 1500 मीटर क्यूब की है, जबकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4000 मीटर क्यूब है। उसकी वजह एक तो हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेकर आनी थी, साइज बलून का बहुत बड़ा हो रहा था, 8-8 मीटर के उसका हाइट जा रही थी बलून की। उस सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने साथ 20,000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस स्टोरेज वेसल्स भी इंट्रोड्यूस की हैं, जिनमें 3 to 4 डेज वर्थ ऑफ गैस प्रोडक्शन स्टोर की जाएगी। जो एयर ब्लोअर होता है, इसका मैं आपको एक और फंक्शन बता दूं, एयर ब्लोअर ने एक प्रेशर डालना है जो एक और फायदा आपको देता है। जब आपकी बायोगैस निकलती है वो उस एयर ब्लोअर के प्रेशर के लिहाज से एक प्रेशर बिल्ड कर लेती है। तो हम लोग इस वक्त 4 to 7 बार के अंदर अंदर इन स्टोरेज टैंक्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे अपनी बायोगैस। नेक्स्ट स्लाइड। बार बार मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में जिक्र किया कंट्रोल सिस्टम का, पीएच का, टेम्परेचर का। नेक्स्ट स्लाइड।
एजिटेशन का, तो पीएच वैल्यू जो होती है एक बायोगैस डाइजेस्टर को एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने की, उसकी वैल्यूज हैं 6.8 टू 7.4। 6.5 टू 7.5 भी कंसिडर की जा सकती है, लेकिन बिलो 5 एंड अबव 8 हैजर्डस है, जिसकी वजह से जो अंदर माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फीड स्टॉक को कंज्यूम कर रहे थे और आपको बायोगैस बनाकर दे रहे थे, दे स्टार्ट डाइंग, उनकी इनइफेक्टिवनेस आ जाती है। नेक्स्ट, तो पीएच कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। आप इसमें लाइम यूज कर सकते हैं, सोडा ऐश यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ पीएच अगर आपकी लो चली गई है। अगर आपकी पीएच हाई चली गई है तो जो डाइजेस्टेट की पीएच है, तो आप उसमें मोरेटिक एसिड यूज कर सकते हैं। आइडली जो प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड, वो पीएच बफरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, और उनको कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कंट्रोल इस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे ही पीएच मूव करना शुरू हुई तो पीएच बफरिंग एजेंट इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में उस डाइजेस्टेट के अंदर। जो बफरिंग एजेंट होता है ये न्यूट्रल होता है इन टर्म्स ऑफ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट नहीं करेगा, वो उनको तंग नहीं करेगा, और पीएच वैल्यूज वापस वो जो नॉमिनल वैल्यूज हैं उसके अंदर, ऑपरेशनल वैल्यूज के अंदर ले आता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर is a very important thing in the biogas design। जो हमारे सिंपल कन्वेंशनल हाउस होल्ड डाइजेस्टर्स थे, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था। लगून के अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था, प्लग फ्लो के अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था। सीएसटीआर वो टेक्नोलॉजी है जो आपको एक चांस देती है कि आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को भी। 40 degrees Celsius, 30 to 45 degrees Celsius is the range considered मेसोफिलिस। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्शन रेट है, और ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस रेंज के अंदर CH4 को, मीथेन को। यही चीज अगर आप थर्मोफिलिक में ले जाएं, 60 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाएं, और ज्यादा गैस प्रोडक्शन बूस्ट आ जाती है, जो आपका रिटेंशन टाइम है वो कम हो जाता है। लेकिन थर्मोफिलिक कम्स एट अ कॉस्ट, आपकी हीटिंग बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है। तो इसीलिए ज्यादातर वर्ल्ड वाइड जो डिजाइन है, प्रोजेक्ट्स जितने भी प्लांट्स हैं, वो ज्यादातर मेसोफिलिक रेंज के अंदर डिजाइन है। इसकी इंसुलेशन और हीटिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, इंसुलेशन के लिए केमिकल्स और फोम्स यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा टैंक इंसुलेटेड है। प्लस हीटिंग के लिए हीट एक्सचेंजर्स, हीटिंग सिस्टम्स के लिए हीट एक्सचेंजर्स को यूज किया जाता है ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर। जिसमें आप बॉयलर जो बायोगैस के ऊपर रन होता है, हमारी हाइड्रोलिसिस टैंक के अंदर जो बायोगैस प्रोडक्शन होगी, मैंने आपको बताया उसकी क्वालिटी कंसिडर टू अदर टैंक्स थोड़ी पुअर है। हम उस और उसकी अमाउंट भी बहुत कम है, हम उस गैस को एक गैस बॉयलर के अंदर यूज करेंगे, और उसको बर्न करके वाटर को हीट करके हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू अपने हाइड्रोलिसिस टैंक को भी, और अपने जो दो बड़े CSTR टैंक्स हैं उन दोनों टैंक्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की पूरा एक कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस है। ये आपको दिख रहा है, वॉल्स पे भी इंटरनली भी आप टैंक्स के अंदर पाइप्स भेज सकते हैं, जो वॉल्स पे आप लगा लें। आप बेस पे भी वो पाइप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम हीट एक्सचेंजर्स के ऊपर इसलिए गए क्योंकि इसमें एक तो लीकेजेस का खदशा होता है, दूसरा क्योंकि टैंक्स के अंदर H2S एग्जिस्ट करता है। H2S एक यहाँ पे प्रैक्टिस थी कि स्टेनलेस स्टील को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो 10-15 साल में स्टेनलेस स्टील को भी खा जाता है। तो उस चीज को भी ओवरकम करने के लिए, और हमारा जो मेजॉरिटी डिजाइन है हमने उसको ऑपरेशन को नजर में रखते हुए किया, तो वी वेंट विद हीट एक्सचेंजर्स कि इनकी मेंटेनेंस करना भी आसान है, इनकी रिप्लेसमेंट करना भी आसान है। बजाय के अंदर कोई लीकेज आ गई, अंदर किसी पाइप कोई बर्स्ट कर गया, तो हमें पूरा टैंक पहले खाली करना पड़ेगा, फिर जाके उस पाइप को रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए वी वेंट विद द नेक्स्ट स्लाइड हीट एक्सचेंजर, जिसमें हम लोग स्लरी को हीट करेंगे। जो मिक्स स्लरी है उसको हीट करके हाइड्रोलिसिस टैंक के अंदर भेज देंगे। उसके बाद प्रिकॉशन में हमने CSTR के साथ भी हीट एक्सचेंजर्स लगाए होंगे, लेकिन जो स्टेज बायोगैस जो एनारोबिक डाइजेशन की जो स्टेज दोनों टैंक्स के अंदर चल रही होगी वो खुद एक्सोथर्मिक है, तो CSTR वाले हीट एक्सचेंजर्स इतना नहीं यूज होंगे कंपेयर टू जो हीट एक्सचेंजर हमारा हाइड्रोलिसिस टैंक के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट एजिटेशन
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बायोगैस वर्ल्ड एसोसिएशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि यूरोप ने इस वक्त तक, आज के दिन तक, अभी तक सप्लायर बन के बैठा हुआ कि हमने ये टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं देनी, हमने ये टेक्नोलॉजी अपने पास रखनी है, यहाँ रिसर्च हमारी है, किस तरह का फिन लगेगा, किस तरह का आरपीएम देना है, यूरोप इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है। लेकिन इस पे चाइना का भी ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी हुई है कि इट इज अमेजिंग। इसके रीजन क्या है एजिटेशन के? एक तो ये आपकी जो लेयर्स होती हैं, जो नॉर्मल एनारोबिक डाइजेशन जितने लगून्स वगैरह है, इसमें स्टेगनेंट लेयर्स होती हैं, ये उन लेयर्स को ब्रेक डाउन करती है एजिटेशन। प्लस इसके बाद कांटेक्ट, जो माइक्रोब्स का कांटेक्ट है, वो एक एरिया में कंज्यूम कर रहे थे आपकी काउ डंग को, लेकिन जब एजिटेशन हुई तो उनके उन्हीं माइक्रोब्स के सामने एक डिफरेंट काउ डंग आ गया, उसको उन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो CH4 की प्रोडक्शन है और CO2 की प्रोडक्शन है वो इनहांस हो जाती है, तेज हो जाती है। और इसके साथ साथ जब आप वाटर हीट कर रहे हो या हीट एक्सचेंजर को जब आप यूज करके हीटेड स्लरी डाल रहे हैं, साथ आपका एजिटेटर चल रहा है, तो वही हीटेड जब एक कन्वेंशनल करंट भी बनाएगा, प्लस ये एजिटेशन भी उसको हेल्प आउट करेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के लिए। 3 टाइप्स ऑफ एजिटेटर्स होते हैं। मैकेनिकल स्टरर्स, जिसमें एक प्रॉपर स्टेनलेस रॉड के साथ एक एजिटेटर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसको अंदर लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। लिक्विड स्टरिंग होती है, आप उसी स्लरी को पंप आउट करते हो और ऊपर से वापस अंदर फीड इन कर देते हो। और गैस स्टीयरिंग भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो गैस प्रोड्यूस होके आपके बायोगैस होल्डर के अंदर गई है, आप उसको एग्जिट करो और वापस बॉटम से उसको फीड करा दो। अब क्योंकि एजिटेशन, जब उसने प्रेशर से फीड इन करना अपने आप को, तो वो अपना रास्ता भी खुद बनाता जाएगा और उसके साथ साथ लेयर्स का भी ब्रेकअप करता जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने जो फीड स्टॉक है, एनवायरमेंट चेंज होती जाएगी, प्रोडक्शन हाई होती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल्स है मैकेनिकल स्टीयरिंग एजिटेशन की। वी वेंट विद द मैकेनिकल स्टीयरिंग एजिटेशन। उसमें एक वजह ये है कि अगर हम गैस स्टीयरिंग की तरफ जाते, तो क्योंकि हमारी जो डबल मेम्ब्रेन गैस होल्डर है जो टैंक टॉप पे लगा है, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वी डिडंट वांट कि हम उसके साथ ऐसा कोई काम कर बैठे कि वो लीकेज देना शुरू कर दे। प्लस अगर हम लिक्विड स्टीयरिंग करते तो लिक्विड स्टीयरिंग में भी हमें मल्टीपल इनलेट्स देने पड़ने थे, तो उसकी जगह वी वेंट विद एजिटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। हम साइड इंक्लाइंड एजिटेशन के ऊपर मूव किए। मूविंग ऑन, जब 38 डेज का पीरियड गुजर जाता है, देन वी मूव टुवर्ड्स कि अब आपका डाइजेस्टेट एग्जिट कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है आपके टैंक्स के अंदर से, जो सीरीज में चल रहे थे या पैरेलल में चल रहे थे। अगर वो सीरीज में चल रहे थे तो एक टैंक से ओवरफ्लो कर रहा है, अगर वो पैरेलल में चल रहे थे तो वो दोनों टैंक्स से एक ही टाइम पे ओवरफ्लो कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन उन दोनों का फीडिंग क्या था, फीडिंग टाइम क्या था। तो स्क्रू प्रेस सेपरेटर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। स्क्रू प्रेस सेपरेटर का काम ये होता है कि उसने आपका जो डाइजेस्टेट है उसमें से लिक्विड कंटेंट को सेपरेट करना है और सॉलिड कंटेंट को सेपरेट करना है। अगर आप विजुअली देखेंगे तो आपको लगेगा कि काऊ डंग जो है एक सॉलिड है, लेकिन काऊ डंग के अंदर सिर्फ 15 to 20% सॉलिड होता है, बाकी उसके अंदर सारा सॉल्युबल कंटेंट होता है और वाटर होता है। तो जब आप इसकी सेपरेशन करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया 80 टन पर डे हम फीड कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर जो हमारे पास सॉलिड फर्टिलाइजर स्क्रू सेपरेटर के बाद निकल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड, वो राउंड अबाउट 20 टन के करीब है। जो लिक्विड हमने सेपरेट किया है, वी डिस्कवर्ड दिस जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और हमने देखा कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर क्या क्या अप्रोचेस हैं, तो वी डिस्कवर्ड कि वो इस लिक्विड को भी रीयूज करते हैं और ये एक वेस्ट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि जो लिक्विड वेस्ट है उसको सीवरेज लाइंस, जो वासा की लाइंस है, उसके अंदर इलीगली डंप कर दिया जाता है। जबकि इंटरनेशनली दिस लिक्विड जो आपने स्क्रू सेपरेटर से आपके डाइजेस्टेट के अंदर से निकला, उसको सेपरेट किया है, उसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट इज वेरी हाई। इट एक्ट्स एज अ सॉइल कंडीशनर।
जो हमारे पीएफए के बाउजर्स वगैरह फ्रेश वाटर को लेकर हमारी सड़कों के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और पौधों पे पानी डाल रहे होते हैं, ये उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है कि वो इसको मिक्स करें, सॉइल कंडीशनिंग करें। अब आप उन दरख्तों पे जो खास तौर पे, जिस तरह हमारी लाहौर के कैनाल है, इसके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं और हर आंधी पे इसमें से कोई ना कोई दरख्त गिरा होता है, तो इन जैसे एरियाज पे जब आप सॉइल कंडीशनिंग करते हैं तो जो दरख्त के रूट्स हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो डीपर अर्थ जाएंगे। तो ये चीजें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। उसके अलावा एक तीसरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप इसी वाटर को फिश फार्मिंग में भी यूज किया जाता है। ये ना सिर्फ फिश फार्मिंग में एक्वेटिक लाइफ को, जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि ये फिश वगैरह को भी यही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। About 1 liter in every 50 liter of fresh water can be remixed, और इसको दोबारा से आप रीयूज जब अपने बायोगैस प्लांट के अंदर करेंगे तो बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो मजीद बूस्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड। कंपोस्ट एरिया में, जिस तरह मैंने आपको बताया, 80 टन्स ऑफ काउ डंग से 20 टन्स पर डे निकल रहा है, तो हम लोगों का एक कंपोस्ट एरिया एक डिफाइंड है जिसके अंदर हम लोगों ने उसको ड्राई कर लिया और उसको फिर फर्दर वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू या उसमें आर्टिफिशियली फॉस्फेट वगैरह ऐड कर उसको डीएपी की क्वालिटीज के डीएपी के मुतरादिफ लेके आकर एज अ डीएपी ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक PROM फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का इरादा। नेक्स्ट स्लाइड। मॉनिटरिंग डिवाइसेस, इसमें पीएच कंट्रोल एक बहुत ज्यादा है, उसकी मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं, पीएलसी है। जितने आपको इस वक्त एजिटेटर्स, पंप्स मिक्सिंग टैंक के अंदर हो या हाइड्रोलिसिस टैंक के अंदर हो, उन सबको कंट्रोल करना है हमने एक ही कंट्रोल रूम से। तो एक पीएलसी इंट्रोड्यूस्ड है जिसको आम तौर पे स्काडा बोला जाता है, आम रेफरेंस में समझने के लिए, कि 1 टेबल ऑपरेशन है, यहीं से सारी टाइमिंग कैलकुलेट होगी, यहीं से प्रोग्रामिंग होगी। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लो मीटर्स भी हमारे जो होंगे डिजिटल होंगे, वो भी उसी वक्त अपडेट कर रहे होंगे कि कितनी गैस प्रोड्यूस होगी है। नेक्स्ट स्लाइड। और गैस एनालाइजर जो उस वक्त आपकी जो गैस प्रोडक्शन है उसका भी एनालिसिस दे रहा होगा कि गैस की कॉम्पोजिशन क्या है। तो बायोगैस की प्यूरिफिकेशन के जो 3 स्टेप्स में इसको स्प्लिट अपार्ट किया जाता है। एक तो उसका आप मॉइस्चर रिमूव करते हैं जो उसके अंदर वाटर वेपर्स आ गए होते हैं। दूसरा आप उसको स्वीटनिंग करते हैं। स्वीटनिंग इज द टर्म यूज फॉर द रिमूवल ऑफ H2S। जब H2S आप बायोगैस की रिमूव कर दें तो उसको आप कहते हैं कि गैस हैज बीन स्वीटेंड। और उसके बाद थर्ड स्टेप इज द सेपरेशन ऑफ CH4 एंड CO2। नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉम्पोजिशंस हैं। फर्स्ट टेबल बायोगैस की कॉम्पोजिशंस को शो कर रहा है कि मीथेन 60 to 70% ऑफ द बायोगैस इज मीथेन, 30 to 40% इज कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है नाइट्रोजन की, ना होने के बराबर। अराउंड 1000 ppm ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है आपको जब आप काउ मैन्योर को एज अ फीड स्टॉक यूज कर रहे होते हैं। फीड स्टॉक चेंज करते जाएंगे तो ये कॉम्पोजिशंस भी चेंज होती जाती हैं। उसके साथ आप इसकी जो अगर आप लैंडफिल गैसेस देखें, लैंडफिल गैसेस वो हैं कि जो आपने ऑर्गेनिक मटेरियल किसी जगह पे डंप कर दिया, जिस तरह महमूद बूटी वगैरह में आपको नजर आएगा कि LWMC की जो लैंडफिल्स है वहां पे भी यही CH4 एस्केप कर रही है, वहां पे भी बायोगैस है, उसको लैंडफिल गैस बोला जाता है। प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन डिफरेंस, उसमें 35 to 65% मीथेन होती है, जबकि काउ मैन्योर में 60 to 70% मीथेन है इन द बायोगैस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, स्वीटनिंग के लिए, H2S रिमूवल के लिए हम लोगों ने, वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, एक आयरन ऑक्साइड और एक एक्टिवेटेड कार्बन। जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है इसकी फर्दर डोपिंग की जाती है जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रही। पाकिस्तान में सिंपल एक्टिवेटेड कार्बन अवेलेबल है। हम डोप एक्टिवेटेड कार्बन बाहर से इंपोर्ट करेंगे जिसको पोटेशियम कार्बोनेट के साथ डोप किया गया। जिंक ऑक्साइड इज अ वेरी गुड कैटलिस्ट। जो जिंक ऑक्साइड है ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हेल्प आउट करता है और एज अ डोपिंग मटेरियल टू कैप्चर H2S। डाइजेस्टर के अंदर भी अगर आप जिंक ऑक्साइड इंट्रोड्यूस कर दें तो वो डाइजेस्टर के अंदर ही सल्फाइड H2S को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है।
लेकिन जिंक ऑक्साइड का एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको ज्यादातर प्रैक्टिस में नहीं लाया गया। नेक्स्ट, ये एक कॉलम बन जाता है, जिस तरह आपने पिछले स्लाइड में देखा कि 2 कॉलम्स थे, ये एक कॉलम बन गया। इसमें आपने एक्टिवेटेड कार्बन डाल दिए, प्रेशर से आपने गैस निकाली, दूसरी साइड से एग्जिट कर दिया। वैल्यूज कैलकुलेटेड होती हैं कि कितने फ्लो रेट के लिए कितना एक्टिवेटेड कार्बन आपको चाहिए, उस लिहाज से आपके टावर की जो हाइट है और टावर का जो वॉल्यूम है और अंदर जो एक्टिवेटेड कार्बन की अमाउंट है वो चीज की जाती है। हमने एक्टिवेटेड कार्बन के साथ आयरन ऑक्साइड इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज वी हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि H2S बिल्कुल निकल गया है। यही H2S अगर गलती से भी स्केप करके चले गया आगे, तो चाहे ये इंजन्स में बर्न ऑफ हो, चाहे इसको इंडस्ट्रीज में बर्न ऑफ किया जाए, चाहे इसको बॉयलर में बर्न ऑफ किया जाए, इट विल बी डैमेजिंग द इंटायर इंजन्स, द इंटायर इक्विपमेंट, इवन गैस पाइपलाइंस को भी डैमेज करेगा जिधर जिधर से ये फ्लो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर पहले भी किया जा सकता है, ज्यादातर H2S के बाद इसको रिमूव किया जाता है। H2S के रिमूवल के बाद, क्योंकि उसमें कुछ टाइम्स वाटर स्क्रबिंग जैसी टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की गई होती हैं। रिमूवल ऑफ वाटर के लिए आप बायोगैस पाइपलाइंस को अंडरग्राउंड सबसे पहले कर देते हैं और कंडेंसेट ट्रैप यूज करते हैं टू कैप्चर द वाटर वेपर्स को फर्दर एब्जॉर्ब करने के लिए आप सिलिकॉन ऑक्साइड जैसे एंड इवन एक्टिवेटेड कार्बन को फिर से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर बायोगैस डिह्यूमिडिफायर भी यूज होता है जिन एरियाज में, जिन प्लांट्स में इतना एक स्पैन नहीं है कि एक पाइपलाइन इतना ज्यादा ट्रैवल कर सके और उनको फौरन नहीं प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाना है साथ, तो उनके लिए बायोगैस डिह्यूमिडिफायर एक लगता है। उसमें बेसिकली आप चिलर के साथ, जो उसने जमीन में अपने आप को ठंडा करना था, आप एक चिलर के साथ उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू गैस को ठंडा करके वाटर वेपर्स को रिटेन करा देते हैं और बाद में आप उसके टैप से वाटर वेपर्स को जो कंडेंसेशन कर गए हैं उनको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म नहीं था। हमने स्वीटनिंग के बाद वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन पाकिस्तान। स्वीटनिंग तक तो हम लोगों ने देखा कि लोग कुछ ना कुछ कर के स्वीटनिंग तक पहुंच गए। We thought कि how about we convert this biogas into biomethane and take it up to the fuel grade। उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन की टेक्नोलॉजी है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन है, जिसको फर्दर वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन में अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि उसके अंदर आप कहते हैं इनोवेशन आ गई है। एंड लास्टली मेम्ब्रेन्स। primarily we wanted to go with membranes, but the issue with the membranes was the cost and the replacement। हर 3 से 4 साल बाद उसकी मेम्ब्रेन की रिप्लेसमेंट आ रही थी। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है मेम्ब्रेन का, होलो फाइबर्स होती हैं, कार्ट्रिजेस मिल जाती हैं, आपने वो कार्ट्रिजेस साइड बाय साइड प्लेस करनी होती हैं। 1 स्टेप कार्ट्रिज होती है, 2 स्टेप में 2 कार्ट्रिजेस लग जाती हैं, 3 स्टेप में फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए आप 3 कार्ट्रिजेस लगा लें। उसमें इशू ये आता है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हाई है। ये पाकिस्तान में ये फाइबर्स नहीं बन रहे, पाकिस्तान में ये मेम्ब्रेन्स नहीं बन रही। ये मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स का फिलहाल जो पेटेंट है वो मेजॉरिटी जापानीज इंडस्ट्रीज के पास है और उन्होंने फर्दर सबलेट किया हुआ है यूरोप के पास। ये चीज अभी चाइना के पास भी नहीं पहुंची। चाइना क्लेम तो कर रहा है लेकिन चाइना भी अभी तक इस की खोज में बैठा हुआ है कि ये किस तरह से बनाएं और हम कम्पीट कर सके यूरोप के साथ। तो हमें ये थोड़ी सी मायूसी फील हुई जब हम लोग मेम्ब्रेन्स के ऊपर वर्क कर कर जब उसकी कोटेशन कॉस्टिंग पे आए, तो हमने देखा कि उसकी कैपेक्स तो हाई है ही, लेकिन उसकी ओपेक्स इतनी हाई है और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें हम हाई ओपेक्स का रिस्क नहीं ले सकते। 3 साल 4 साल प्लांट चल गया, उसके बाद प्लांट बंद हो गया, तो इसकी ओपेक्स की वजह से ही बंद रहेगा और जो इसका असल फायदा है कि आपने काओ डंग से बायोमीथेन बनानी है वो दरमियान में कहीं अटक जाएगा। तो हम स्वीटनिंग ऑफ गैस के बाद वी इंट्रोड्यूस द वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन अपनी बायोगैस प्यूरिफिकेशन प्लांट में। इसमें बेसिकली होता ये है कि आप CO2 और CH4 जो मेनली रह गए हैं उनको मॉलिक्यूलर सेव्स जो होते हैं, जो जियोलाइट 13X एक बहुत ही कॉमन सेव है, उसको यूज करते हैं, प्लस एक्टिवेटेड एल्यूमिना की बेस यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं और उसके थ्रू पास करवाते हैं।
जो मेम्ब्रेन होती है वो CH4 को पास होने देती है, और जो उसके पीछे CO2 रह जाता है वो पीछे टैंक के अंदर सेव होता रहता है। हमारे प्यूरिफिकेशन प्लांट में दो टैंक्स हैं, दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम जब एक टाइम पे काम कर रहा होगा, दूसरा कॉलम स्टैंड बाय पे होगा। जब फर्स्ट कॉलम में CO2 स्टोर होगी, उसने अपनी CH4 निकाल दी, हम सेकंड कॉलम के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। उतनी देर तक वैक्यूम, जो इसका नाम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, वैक्यूम के थ्रू वैक्यूम इंट्रोड्यूस करके CO2 को एस्केप करा दिया जाता है और सेकंड टावर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। उतनी देर तक आपका जो फर्स्ट टावर है वो अब उसके अंदर जो मेम्ब्रेन लगी है, उसके अंदर जो एल्यूमिना है, वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। तो ये वो इससे लाइफ भी इंक्रीज कर जाती है प्यूरिफिकेशन प्लांट की। आपने उसको एक रीजनरेशन पीरियड भी दे दिया। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरी टेक्नोलॉजीज में CO2 कैप्चरिंग इज नियर टू इम्पॉसिबल अनलेस आप लिक्विफिकेशन की तरफ जाएं। VPSA में आप ये जो एक अभी हम फिलहाल इसको एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन आप इस ही CO2 को भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड कैप्चरिंग दिस CO2, इसकी प्यूरिफाइड वैल्यूज इतनी हाई होती हैं कि दिस इज कंसिडर्ड फूड ग्रेड CO2, जिसको आप इंडस्ट्रीज में बेवरेजेस वगैरह जो इंडस्ट्रीज है उनको सप्लाई कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू की ये सोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड। द क्लोरोफिक वैल्यू जो आप बायोगैस आपको देता है दैट इज नियरली 20। बायोमीथेन पे जब आप प्यूरिफिकेशन ले जाते हैं तो 36 है। यानी कि इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको मैं बायोगैस का एक सिलेंडर दे दूं और आप उस पे पानी उबालना शुरू करें, इट विल कंज्यूम द मोस्ट टाइम। बायोमीथेन 36 है, कंज्यूम मच लेस टाइम। जो हमारी पाइपलाइंस में नेचुरल गैस आती है दैट इज 39। तो बायोमीथेन इज वेरी मच क्लोज टू बायोगैस, सॉरी नेचुरल गैस, जिसकी वजह से हम फिर फर्दर एक इसमें चीज इंट्रोड्यूस की। नेक्स्ट स्लाइड। और डोमेस्टिक स्टोव्स, ऑलरेडी पाकिस्तान में आपको ये चीज नजर आ रही थी। हमने इसमें स्वीटनिंग ऑफ बायोगैस की ऑप्शन डाल दी ताकि उनके जो चूल्हे हैं वो भी ना खराब हो। कंबस्टेड बॉयलर्स इन CHP भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थे। अपग्रेडेड टू बायोमीथेन, हमने इसको फिर व्हीकल फ्यूल के लिए कंसिडर किया और इसको कंप्रेस कर मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको कंप्रेस करके एक ऑप्शन लेकर आए कि हम इसी बायोगैस को बायोमीथेन में कन्वर्ट करने के बाद इसको व्हीकल ग्रेड में लेके जा सकते हैं। लास्टली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मैंने आपको बताया, कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके आप आर्टिफिशियल जो आपके ग्रीन हाउसेस चल रहे हैं उनको भी दे सकते हैं और आप फूड बेवरेजेस को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बायोमीथेन को बायो बायो नेचुरल गैस में, बायो CNG में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। हमारे पास वो सारे प्लांट्स बंद हो चुके हुए हैं और वो सिंपल है CNG स्टेशन। CNG के 200 बार के कंप्रेसर में आप बायोमीथेन फीड इन करें और वो उसको 200 बार पे ले जाएगा। उसको आप कैस्केडेड सिलेंडर्स में स्टोर करें। हमारे पास जो कैस्केडेड सिलेंडर्स हैं उनमें 4 डेज ऑफ स्टोरेज है। तो 4000 kg ऑफ बायोमीथेन जो हमारी 2 डेज ऑफ स्टोरेज की है वो हम डिस्पेंस ऑफ करने के लिए हर वक्त रेडी रहेगी। CNG स्टेशन, जो CBG स्टेशन आपने लेआउट में देखा होगा, तो CNG स्टेशन भी इसमें इंटीग्रेटेड है, जिससे हम प्यूरिफाइड गैस ना सिर्फ व्हीकल्स को भी देंगे बल्कि इसी तरह के कैस्केडेड स्टोरेज सिलेंडर्स को भी फिल करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करें, चाहे वो उससे हीट करें, या फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्रीज जो हाई अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूम कर रही हैं वो भी इसको कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ साथ इसको एक ऑफसेट देने के लिए, क्योंकि इसमें जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई चली जाती है एजिटेशन की वजह से और प्यूरिफिकेशन प्लांट की वजह से, तो एक ऑफसेट देने के लिए हमने 100 किलोवाट का सोलर नेट मीटरिंग भी इंट्रोड्यूस की है। इसमें हम गैस के जनरेटर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया और उसकी एक वजह यह है कि जो बायोगैस का जो जनरेटर होता है वो 30 to 45% एफिशिएंसी पे चलता है। तो वी वर ऑफ दिस ओपिनियन कि हम जो बायोगैस बना रहे हैं हम उसको उसी लाइन में रखें, हम उसको बायोमीथेन से फ्यूल में ही रखें, बजाय के वन सोर्स ऑफ एनर्जी को दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी लॉसेस दें।
और दूसरी वजह ये थी कि हमें एक आइडिया है कि पाकिस्तान को इस वक्त गैस की ज्यादा जरूरत है, स्पेसिफिकली पंजाब को कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे पास कैप्टिव एंड गैस बेस्ड पावर हाउसेस पहले ही बहुत ज्यादा लग चुके हुए हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम इस चीज को मजीद एक्सप्लोर करें। हमें एक्सप्लोर जो चीज करनी चाहिए वो ये है कि हमने अपनी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट करनी है। इन शॉर्ट समराइजिंग, 3000 मीटर क्यूब के 2 डाइजेस्टर CSTR के, 1000 मीटर क्यूब का हाइड्रोलिसिस टैंक अलग, 4000 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस जनरेशन पर डे, जिसमें से 2000 kg ऑफ बायो CNG बायोमीथेन निकलेगी। 2000 का मतलब ये है तो 10 kg का सिलेंडर आपको वैन्स में मिलता था कि पर डे ये CNG स्टेशन इंशाल्लाह 200 वैन्स को फिल अप कर सकेगा। और सॉलिड फर्टिलाइजर 16 टू 20 टन है। इसकी मैं एक आपको रफ आइडिया देने के लिए, अगर आप DAP पे जाते हैं तो DAP की जो बोरी है दैट इज मोर देन 14-15 हजार आपको कॉस्ट करती है। जब आप किसी फर्टिलाइजर में फॉस्फेट्स ऐड करके और इसकी न्यूट्रिएंट्स को मेजर करके थोड़ी सी उसमें एडिशंस करके इसकी जो हमारे पास कॉस्टिंग निकल रही है दैट इज अराउंड 4000। तो ये एक रिप्लेसमेंट है DAP का। DAP फर्टिलाइजर्स जो इस वक्त हमारी नेचुरल गैस भी कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस हमें 14,000 से प्लस महंगी बोरी भी दे रहे हैं। ये उनके लिए भी एक चीज है कि आप वो अपने प्लांट्स को रिकंसिडर करें और इस तरफ मूव करने की आप तवज्जो दें। प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर एक अलग 1.5 लाख लीटर आपको दे रहा है, जो आप फ्रेश वाटर अपने वाटर टेबल्स डिप्लीट कर रहे हैं और माल रोड पे रोज पानी फिर रहा है और आप उससे जाया कर रहे हैं। आप इस वाटर को यूज करें, जो आपके पार्क्स हैं आप उसमें इस वाटर को यूज करें, जो आपके इस सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज हैं उसमें इस वाटर को यूज करें, जो आपके नहर के इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए हैं जो जिन्होंने हर आंधी पे गिरना होता है, नुकसान देना होता है, उधर यूज करें। जिन जगहों को आप दोबारा फ्लडिंग के बाद रिफॉरेस्टेशन करना चाह रहे हैं उधर इसको यूज करें। जो एरियाज आपके एरिड रीजन्स हैं जो बारिश पे रिलाय करते थे उनको आप ये चीज दें ताकि उनको भी बूस्ट मिले उन एरियाज को, कि उनके पास एक न्यूट्रिशन बेस्ड वाटर अवेलेबल है क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे नेबर्स हैं। ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए कि वो हमसे इतना आगे चले गए और हम इधर किधर बैठे हैं। जो लेफ्ट साइड, जो आप लेफ्ट साइड पे चीज देख रहे हैं ये वो कह लें कलर स्कीम है जो उनके नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये उन्होंने अपने पोटेंशियल रीजन्स डिफाइन किए हुए हैं जिस साइड पे वो बायोगैस को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप जो मैक्सिमम रेड एरिया है अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम, ये उनका हरियाणा पंजाब वाला एरिया है, इसमें उन्होंने कहा है बायोगैस लगाएं जहां पे उनके पास नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद था। इसी तरह राजस्थान वाले एरिया को भी उन्होंने हाई प्रेफरेंस दी जहां पे उनके पास नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद था। हमने सिर्फ और सिर्फ सुई गैस की पाइपलाइंस बिछाकर एक इतनी आसानी दे दी इस कौम को। और मेरे फादर एक बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि हाउस होल्ड्स में सिर्फ वन सोर्स ऑफ एनर्जी जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस चीज की जो वॉयलेशन हीट ने कर दी, सस्ती गैस ने कर दी, सब्सिडी ने कर दी, उसका नुकसान हम आज ये भुगत रहे हैं कि लेस देन 20 इयर्स में हमारे इतने बुरी तरह से नेचुरल गैस रिजर्व्स डिप्लीट करने हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाकर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एंग्रो पाकिस्तान में बड़े मशहूर उनके CEO गुजरे असद उमर। उन्होंने OGDCL के साथ नेगोशिएशन थे, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की टू इनहांस देयर प्रोजेक्ट। और जिस तरह मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को नेचुरल गैस चाहिए अपने प्रोसेस के लिए। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वो OGDCL के पास गए कि अब मुझे गैस दें, तो OGDCL ने उनको बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है, हमारे तो वेल्स डिप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से असद उमर वाज रिमूव्ड एज CEO फ्रॉम एंग्रो। प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रफ एस्टिमेट देने के लिए एक दफा दोबारा इस बात पे फोकस करने के लिए कि पावर कंजम्पशन हम 38% एनर्जी मिक्स में CNG गैस को, नेचुरल गैस को डाल के बैठे हुए हैं।
पंजाब 51% कंज्यूम कर रहा है, जबकि उसकी प्रोडक्शन लेस देन 5% है। और कंसिडरिंग जो डिस्टेबलाइजेशन है प्रोविंसेस के अंदर, आप सबको अच्छी तरह से पता है वाटर के ऊपर जो लड़ाइयाँ, हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेशन के ऊपर जो लड़ाइयाँ हैं, तो ये आने वाले वक्तों में आप नेचुरल गैस के ऊपर भी लड़ाइयाँ देखेंगे। और पंजाब में जिस तरह सीएनजी की एक लोड शेडिंग आई थी, घरों में तो लोड शेडिंग आ गई है, ये मजीद क्या शक्ल इख्तियार करती है, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट स्लाइड। ये लाइफ स्टॉक का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने डेटा लिया था। पंजाब प्रोविंस के अंदर जो अकाउंटेड नंबर ऑफ एनिमल्स है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। और जो हम 24,000 जानवरों के साथ डील कर रहे हैं, और हमारा 7,000 मीटर क्यूब 6,000 मीटर क्यूब का प्लांट है, अगर मैं सिंपल इसको कन्वर्ट करूं तो हम हमारे जैसे 4,000 प्लांट पंजाब लगा सकता है। 4,000 प्लांट लगाने का मतलब यह है, जो एक प्लांट अगर 2,000 केजी बायोगैस बायोमीथेन दे सकता है, तो हम एक बहुत अच्छी अमाउंट अपने प्रोविंस को दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हुए। और इसके साथ साथ जो हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया 3,000 मिलियन मीटर क्यूबिक फीट पर डे एक्सपेक्टेड इंपोर्ट है एलएनजी की इन 2030। ये एक्सपेक्टेड है, हमें पता है इन रिसेंट पास्ट कपल ऑफ मंथ्स के इंपोर्ट हमारे अब हिम्मत में नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इंपोर्टेड फ्यूल। तो लोड शेडिंग क्या शक्ल लेती है, इंडस्ट्रीज किस तरह से बंद होती हैं, किस तरह से इफेक्ट होती हैं, उनको इस तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक न्यूज क्लिपिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अफेक्शन क्या है इस वक्त बायोगैस के साथ। आरिफ वाला बायोगैस से चलने वाले बिजली घर पकड़ा गया, इंजीनियर गिरफ्तार। इंजीनियर रिजवान बेग ने दुकानदारों को हुकूमती नरखों से कम पर बिजली दे रखी थी। ये हमारा एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हम बजाय कि किसी को फैसिलिटेट करें, हम पूछते हैं कि आप पानी से गाड़ी चला रहे हैं, हम आप पे एफआईआर करेंगे। आप बायोगैस से बिजली अपने हमसायों को सस्ती दे रहे हैं, हम आपके साथ वो हाल करेंगे कि आप ओजीडीसीएल के मुकाबले पे खड़े होते हैं। इन चीजों को हम लोगों ने केटर करना है। और ये जो वाजिद इकबाल एंड को ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर लेकर आए, यूरोपियन डिजाइन सीएसटीआर को यहाँ लेकर आए, बायोगैस टू बायोमीथेन, जिसपे इंडिया हमसे बहुत आगे चले गया, हम वहां से इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को लेकर आए। तो उम्मीद है कि हमें और भी कंपनीज, और भी इंडस्ट्रीज, और भी लोग इस चीज में हमारे साथ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो बिल्कुल, जी जी। इसमें टनेज में तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मिलियन 3,000 के करीब है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे उसके अंदर। क्योंकि देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें दिल्ली में गैस पाइपलाइन नहीं बिछी हुई, दिल्ली में गैस स्टोव्स चलते थे। और मेरे फादर ने जब इंडिया विजिट किया तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि दिल्ली में गैस स्टोव्स चलते थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया कि उन्होंने 1 मीटर क्यूब के जो हमारी पानी की टैंकियां होती हैं उसके उनको डाइजेस्टर्स बना के दे दिए, और कहा आप इसमें अपना किचन वेस्ट डंप करें। तो जो दिल्ली के रेजिडेंट्स थे वो बताते थे कि जहां हमारे 2 सिलेंडर चलते थे, हम 1 सिलेंडर पे आ गए। 1 सिलेंडर हम बाजार से खरीदते हैं, 1 सिलेंडर से हम अपने घर का महीना गुजार लेते हैं, 15 दिन उससे, 15 दिन उससे। तो बिल्कुल जीरो तो बिल्कुल भी जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गैस की आप सप्लाई देना शुरू करेंगे, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, उनका भी नंबर ग्रो करेगा, डिमांड ग्रो करेगी। 2021 से कनेक्शंस देना उन्होंने बंद किए हुए हैं, 2011 से उन्होंने बड़े कमर्शियल सिवाय तंदूरों के कनेक्शंस देना बंद किए हुए हैं। मैंने आपको एंग्रो की एग्जांपल दी कि एंग्रो भी इसी लाज में बैठा हुआ है कि कोई चीज तो आए। जी बिल्कुल।
think it's good. माशाल्लाह जी बहुत अच्छा आपका भी गाना रंधावा साहब का बढ़िया है। तो मैं भी सिर्फ बात था रंधावा साहब एमडी बात कर रहे माशाल्लाह मैं पहले से शबाज करता हूँ रंधावा साहब को भी माशाल्लाह के बढ़िया है कितना अच्छा ट्रेन किया आई मेरे को अंदर ऊपर हैरान हूँ। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी आई नो वर्ड्स टू प्रेज हिम कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की इट इज वेरी यंग एज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आगे रंगा देंगे अच्छा दूसरी तो बात स्टोर लगा दें जी आगे के एनर्जी का इशू का बायोगैस माशाल्लाह में पंजाब की एनर्जी पॉलिसी में लगाई है इधर अल्लाह साहब मशहूर के सबसे बड़ा काम हमने भी देखी है बहुत अच्छा फ्यूचर हमारा जो है फ्यूचर हमारा पंजाब का इंडिया आपको निकल गया हम कहना बस ये हर काम इंपोर्ट करनी है हम इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं करनी इतना बड़ा टैलेंट है देखिए जिस तरह अभी बताया कि इंजीनियर को बता करें पता इंडस्ट्री की हमें इस चीज को स्टैंड करके आईपी कांग्रेस को किसने पता नहीं विस्तार किया क्यों किया वी मस्ट ट्रेन ऑन दोस प्रोफेशनल जो इनिशिएटिव लेते हैं कुछ मुल्क की गवर्नमेंट में सोचते हैं उनको हम सपोर्ट करें हमारी जो बॉडीज हैं वी मस्ट सपोर्ट दोस पीपल और जिस तरह की माशाल्लाह इन्होंने अभी इतना अच्छा काम किया तो आईपी प्लस मैं यूनिवर्सिटी कांग्रेस हम इंशाल्लाह कांग्रेस से सपोर्ट करेंगे और मशवरा बहुत अंदाज सा मशवरा बड़ा अच्छा काम किया और मैं कहता हूँ इसको हमें प्रमोट करना चाहिए स्ट्रेंथन करना चाहिए। थैंक यू एक्सीलेंट यार थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी 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 बिल्कुल ये 240 टन गुज्जर कॉलोनी की काउ डंग प्रोडक्शन है हम सिर्फ 80 टन पे हैं अभी ठीक है तो हम हाँ जी ये 1/3 पे है और ये उसी डंपिंग ग्राउंड्स के ऊपर ही इंस्टॉल्ड है ये हमने शहर से बाहर जाके भी नहीं लगाया कि हम एलडब्ल्यूएमसी की मेहनत करेंगे अब हमें ट्रक भर के उधर लाके दो तो सिर्फ जो वो मेन रोड पे फेंक रहे थे हमने उन्हें कहा कि यार आप इस सड़क से जरा अंदर आओ और इस कोने पे फेंको बस बिल्कुल ये उसी जगह पे इसकी ऑपरेशंस में अच्छा मेंटेनेंस के टाइम पे इसकी जो इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो प्यूरिफिकेशन प्लांट की कुछ चीजें होंगी जो अंदर मेम्ब्रेन्स वगैरह पीएसए में यूज हो रही हैं वो जिस तरह मैंने आपको एक्टिवेटेड कार्बन बताया लाइफ है इनकी 3 से 4 साल 5 साल वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फिर फर्दर अगर रिसर्च की तरफ अगर गवर्नमेंट जाना चाहती है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो एनारोबिक डाइजेशन को फर्दर बूस्ट करते हैं जो बकायदा कंटेनर्स में जर्मनी बेच रहा है अपने हाउस होल्ड के लिए तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इंपोर्ट की जा सकती हैं लेकिन मेजरली हाँ जी प्यूरिफिकेशन प्लांट की चीजें और इन केस ऑफ के कोई अल्लाह खैर करे कि बायोगैस होल्डर की मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाती है तो वो लेकिन वो हमारा इंशाल्लाह अगला यही है कि जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट लगाएंगे वो हमने लोकल रिसोर्सेज के साथ ही करनी है वो हमने इंपोर्ट नहीं करनी जी बिल्कुल जी जी अभी ये प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है इंशाल्लाह इसका हैंडओवर है नेक्स्ट ईयर मार्च के करीब इंशाल्लाह हम टारगेट कर रहे हैं उसके बाद 1 ईयर की ओएंडएम वाजिद इकबाल एंड को के पास ही है ऑपरेशंस है इसका उसके बाद 1 ईयर है 1 ईयर है विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर एन अनदर ईयर लेकिन 1 ईयर के बाद अगर हमें पीपीडीएससीएल इज कंफर्टेबल तो वो फॉरेन इसकी दोबारा बिडिंग में चले जाएंगे और इसके ओएंडएम फर्दर हैंडओवर करेंगे हाँ जी ये एग्जैक्टली
बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको बताया ये एक ईपीसी प्रोजेक्ट है और ये हमने पिच भी इसी तरह से किया कि ये बेहतर है कि ये टेक्निकल्स के हाथ में ही रहे, ये अनटेक्निकल लोगों के हाथ में ना जाए प्रोजेक्ट। तो ये O&M जो है वो आउटसोर्स ही होगा, इसका पीपीडीसीएल अपना स्टाफ रेडी नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी, पीपीडीसीएल इसको आउटसोर्स करेगा, आउटसोर्स करेगा। गैस की ये हम तो नहीं रख सकते, पीपीडीसीएल रख सकता है, लेकिन पीपीडीसीएल ने कहा है कि जो इस वक्त मार्केट में सीएनजी की प्राइस चल रही होगी उससे वो तो 50-100 रुपया भी दे आर विलिंग टू गो डाउन। हाँ जी, बेनिफिट कॉस्ट रेशो का तो एनालिसिस मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका जो आरओआई है अगर आप वो मेरे से पूछे तो दैट इज लेस देन 4 इयर्स, सिर्फ गैस के ऊपर। अभी मैं फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं फर्टिलाइजर की भी सेल को इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजर एक वो मार्केट है जो पाकिस्तान में भी डेवलप नहीं हुई, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं उसको भी इंटीग्रेट कर देता हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये 2.5 इयर्स पे चले जाता है इसका आरओआई। थैंक यू सो मच। बस चलो चलो ठीक। इस प्रोजेक्ट पर रंधावा साहब ने पहले ही बड़ी ट्राई की, मेरे आइडिया भी रंधावा साहब का था, सेक्रेटरी साहब को इसने काफी ब्रीफ किया, लेकिन इन्होंने किसी और पार्टी को एंगेज किया, उसके लिए ट्राई की। जब उस आदमी ने जब करीब पहुंच गया, बेटे के करीब पहुंचे, तो आदमी ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर इनका बेटा उठा, उसने कहा अबू जी आप किसी के पीछे क्यों फिर रहे हैं, आप खुद ले, हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए। तो इसमें 3 कंपटीटर थे, ये 2 तो इधर हमारे पास माशाल्लाह बैठे हैं, डेली आते थे हमारे साथ डिस्कशन करते थे कि हम अप्लाई करें। ये तीसरा जिसने पहले इनकार कर दिया, 1-1.5-2 साल जाया कर दिया, वो फिर आ गया, उसने अप्लाई कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट इनको मिल गया, लेकिन वो उसने फिर को टांग अड़ा दी। उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने एक मशवरा दिया इनको, ये 2 पॉइंट थे, मशवरा दिया इनको कि यार आप ऐसा करें, मैं उसको जानता हूँ, आप उसके पीछे ना करें, आप अपना काम करें, आप प्रोजेक्ट शुरू करें। तो ये लोग नहीं माने, 6 महीने जाके यतीमों की तरह उसके दफ्तर के बाद खड़े रहते थे। जब उसने चक्कर दिए इधर से उधर, तो फिर आ गए, कहते आपने ठीक कहा, चेयरमैन साहब ने ठीक कहा। दूसरी बात थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ 6 महीने इनका, वो इन्होंने हमें रंधावा साहब, इन्होंने हमें एक पार्टी दी, लेकिन उसमें स्वीट की पेमेंट नहीं की, तो हमने हमने दुआ सही नहीं की, तो 6 महीने इनको लेट हो गया, बात पेमेंट नहीं किया, स्वीट की मैं बात। तो ये इनमें दूसरे कंपटीटर एक मुहैय्यदीन मजहर साहब है, अभी तशरीफ रखते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 मिनट के लिए अपना ब्रीफ पेश करें, 3 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, टाइम बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, ये वाजिद इकबाल एंड कि जिस तरह से सेक्रेटरी साहब ने फरमाया है कि इसमें सबसे बड़ी जो बात है दुआ की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि स्वीट नहीं थी उस दिन, तो स्वीट ना होने की वजह से उतनी स्वीटनेस नहीं आई है दुआ में, और जो हमें 6 महीने डिले करना पड़ा, और प्रोजेक्ट तो हमें मिल गया लेकिन 6 महीने के बाद। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट की जितना मुसब्बिर साहब ने बता दिया है, इसमें 2-3 चीजें जो है ना एक्स्ट्रा हैं, जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ।
कि इसकी बेसिक तो ये नाम है इसका बायोगैस प्लांट, जो हम इसको कंसीव भी इसी से किया है और पीपीडीसीएल ने भी यही कहा है कि बायोगैस बनेगी। लेकिन रंधावा साहब ने और मैंने इसको जब ब्रीफली देखा, स्टडी किया, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे। और जब हमने इंडिया को देखा तो हमने ये एनालिसिस किया कि ये बायोगैस जो है ना, ये बाई प्रोडक्ट होगी और इसकी मेन प्रोडक्ट जो है वो फर्टिलाइजर होगी। तो हम इसकी को जो फर्टिलाइजर की इस वक्त प्राइस चल रही है डीएपी की, वो 13,000 की एक बैग है 50 kg का। तो जब हमने इसको एनालिसिस किया तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम बड़ी मुश्किल से ज्यादा भी अगर प्राइस लगाएं, गवर्नमेंट मैक्सिमम कर ले, तो हम 3 से 4,000 का अगर बैग बनाएं और फर्टिलाइजर जो डीएपी की है, डीएपी के बिल्कुल इक्विवेलेंट बना दें, तो वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और हम दो कम्युनिटी को जो है ना सर्व करेंगे। एक तो हम नेशनल को करेंगे कि जो इम्पोर्ट हो रही है, और दूसरा जो है ना हमारे जो गरीब किसान है उनके लिए हम 13,000 वाली गोली जो है ना वो हम 3,000 में 4,000 में प्रोड्यूस करेंगे। और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, जब मार्च में ये फाइनल होगा, तो इसके साथ ही हमने सेक्रेटरी साहब को और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने, और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो सारे इस चीज पे एग्री हैं कि इसका फेज 2 फौरन ही इमीडिएट इसका शुरू करेंगे। उसका PC1 जो है ना वो तैयार हो चुका है। इसी के साथ जब आपने पहले जो पिक्चर देखी होगी तो उसके साथ दो जो है और डाइजेस्टर लगे हुए थे, 2 डाइजेस्टर और उसके साथ फर्टिलाइजर का प्लांट, वो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह इस दिसंबर के एंड तक वो भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। और इंशाल्लाह, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि 50 टन जो फर्टिलाइजर है डीएपी वो प्रोड्यूस करेगा ये। थैंक यू, थैंक यू। अब एक और मोहतरम है डॉक्टर मोहम्मद मोहसन जवेद, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, टाइम शॉर्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल टीचर हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इब्तिदा शायद बहुत पहले हो चुकी थी। आई थिंक दैट इज 2009 व्हेन आई एंड रंधावा वाज इन वन जॉइंट मीटिंग। उस वक्त हमने सोचा क्योंकि मेरा जो फील्ड ऑफ टीचिंग है वो फर्मेंटेशन, अभी तो एक बायोगैस है, शराब से लेकर सिरके तक, या बायोवेस्ट से लेकर बहुत सारी चीजें। सिंपली जब हमारे पेट में गैस पैदा होती है वो भी फर्मेंटेशन है, वो भी बायोगैस है। सिंपली अगर इसको समझना चाहें तो चीजें तो बहुत सारी थी। रंधावा साहब से मेरी मुलाकात पहली दफा हुई थी। पाकिस्तान की कमी है कि हम बहुत सारे सिंसियर लोग तो हैं, लेकिन जब इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सारे टांगे खींचने वाले थे। मैं एकेडमिया का आदमी था, ये इंजीनियर थे। हम जब दोनों बैठे मिलकर तो हमने सोचा कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ये मैं रियल स्टोरी बताता हूँ। दैट इज इन 2009 वी स्पेंट 45 डेज टुगेदर। और हमने रोजाना जब शाम को बैठते थे, और मेरा ख्याल है कि रंधावा साहब जब घर पहुंचे थे 45 डेज के बाद, इनकी वाइफ ने कहा यू आर सो स्मार्ट नाउ। पता नहीं वो रंधावा साहब भी बयान कर सकते हैं कि इनकी वाइफ ने, मुसब्बे की मदर ने क्यों ये कमेंट्स किए थे। क्योंकि हम जब पैदल भी चलते थे तो हमारा यही डिस्कशन होता था हाउ वी कैन हेल्प दिस कंट्री विद दिस एनर्जी। मैंने इनको कहा कि जितनी भी इसकी बायोलॉजिकल साइड है, इसकी जो टेक्निकल साइड है, आई विल गिव यू द फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी एंड ऑल दैट। और अभी तक मेरा ख्याल रंधावा साहब ने जब भी मुझे याद किया, मैंने कोशिश की कि इनको हर साइंटिफिक लिहाज से इनकी जो भी रहनुमाई या जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँ, मैंने की। इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनी इनके साथ बिल्डिंग उनके साथ भी मेरी एसोसिएशन, आई वाज ओपन, क्योंकि किसी के पास नॉलेज है, बाकी तो कंपनियों ने कम्पीट करना होता है। मैंने पाकिस्तान के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को अपने बिहाफ के ऊपर लेटर्स लिखे। इवन यहाँ पर भी हुआ जब पहली दफा ये प्रोग्राम 2 बने थे, रंधावा साहब को याद है, फैसलाबाद में और एक माछीवाल के करीब, उसमें भी मैंने कुछ जो
फिजिबिलिटी होती है, क्योंकि हम जैसे सर ने कहा कि अभी एक सवाल उठा था कि हमने वाटर प्लांट तो लगा लिया, बाद में चलाने वाला कहाँ से आएगा। इसी तरह फौज में ऐसी गाड़ियां आ गई थी तो वो रूस से खरीदी गई, वो ठंडे इलाके में चलती थी, पाकिस्तान तो गर्म इलाका, वो गाड़ियां नहीं चल सकती। तो बस का जब पहला PC2 तैयार होता है, हम जल्दी से जल्दी PC1 बना लेते हैं, और दूसरा ये होता है रात को किसी मिनिस्टर को ख्वाब आती है, दूसरी तरफ ये होती है। जिस साइट के ऊपर ये काम हो रहा है, इसमें मैं दो चीजें बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, दो डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मैंने राब्ता किया कि यहाँ पर मैं आपको ये लगा देता हूँ। उस मिनिस्टर ने पहले दफा एक ने कहा कि छोड़े, मैं इसको कब्जे में कर लेता हूँ, आप मेरी साथ ही फैक्ट्री आप वहां पर मुझे लगा दें। ये पहला मुझे ऑफर मिला, पता नहीं हो, मैंने खामोशी इख्तियार की। फिर दूसरी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई विद डिफरेंट फेसेस इन दैट, आई अप्रोच टू दैट विद माय पर्सनल लिंक्स एंड ऑल दैट। सेम मेरी भी फैक्ट्री है साथ ही, आप लगा दें, मैं जगह ले लेता हूँ और आप मुझे यही बायोगैस प्लांट लगा दें, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ये मैंने कहा आई एम नॉट फॉर यू पीपल्स। अगर पाकिस्तान की किसी मदद भी करनी है, ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उसने मुझे तो मुतनफर कर दिया। और दावा साहब जब रिटायर हुए और उसके बाद मुसब्बे भी इंजीनियर बन गया, तो इन्होंने कहा कि वी हैव टू डू इट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी खुशी हुई, मुझे आज इन्होंने सुबह जगाया, उन्होंने कहा आज मुसब्बे इज गोइंग टू द प्रेजेंट बायोगैस प्लांट, आप आएंगे? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट, आई विल। ये जो चीज है, मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस। इवन यहाँ पर एक फ्रूट मंडी, इतना वेस्ट सुबह से निकलता है जो हमारे लिए कीचड़ जाया। इसी तरह शायद मैंने एक और भी गवर्नमेंट ऑफ, मैं बायोगैस के हवाले से एक और छोटा सा, आप इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर नहीं, हम टीचर हैं, हमारा काम होता है स्टूडेंट्स को तैयार करना। अब एक नई रीत होती है कि हमारे प्रोफेसर्स ने क्या किया, अगर प्रोफेसर्स ने प्लांट लगाने हैं तो फिर पढ़ाना किसने? हमारा काम है फीड स्टॉक मंजूर करना। हमारे पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के, इन्वेस्टर कोई और होता है, इंजीनियर कोई और होता है। लेकिन देखिए इस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन, बायोलॉजिस्ट भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर्स भी है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है, लेकिन हमारे मुल्क में कमी है कि हम इकट्ठे नहीं बैठते। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि असेंबली के अंदर भी था कि वो जी हराम गोश्त पाकिस्तान में बहुत बिकता है। कसूर के अंदर गधे ज़िबा होते थे, उनकी खालें चाइना जाती थी। गोश्त लाहौर में वो एक मशहूर मकूला है ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। सर मैं एक 30 सेकंड ओके, वो मेरा ख्याल खत्म हो गया, सॉरी फॉर दैट। वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, तो फिर ये भी था कि जिन्हें खोता नहीं खाते वो लाहौरी नहीं। तो मसला ये है कि वो हराम गोश्त के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि उसको हम जो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के तौर पर ले जा सकते हैं। सिर्फ 2 करोड़ रुपया मैंने मांगा था, तो मैंने कहा था कि 10 करोड़ हम एक साल में वापस कर दें। तो उन्होंने फिर एक मिनिस्टर ने कहा कि मैं प्लान लगाने के लिए तैयार। थैंक यू वेरी मच। जी अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हम अपने चेयरमैन से रिक्वेस्ट करेंगे, इंजीनियर मसूद अली खान साहब। तो हम इनका 10 मिनट रखे थे, लेकिन हम टाइम शॉर्ट है, लेकिन 5 मिनट प्लीज। वो होना ही भाई है उन्होंने 10 मिनट 5 मिनट चले, 10 मिनट वो अपने लोग कर लेंगे 15 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। प्रोग्राम की तश्कील और उसकी अप्रूवल, इट रेस्ट्स विद द चेयरमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, and nobody can bring changes into it while the program is on. So all that what has happened is against the agreed norms. Having said this, I come to the subject that Musabba, really I'm not going to flatter you, you did wonders. I assure you, I did not omit your single word. I have never listened to any lecture, even when I was a student, so deeply and so remained absorbed into it. So I can't believe it. अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे मौके पे कहा, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, बाप बैठा सर झुका के बैठा है और सर चुप के बैठ रहे यार, तेरे पुत्र ने ऐसे बंदर की देने यार, प्लीज
ये अवामी जलसा नहीं है, ये इंजीनियर्स का गैदरिंग है, वेयर वी क्लेम टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल. We are theme of the nature. So I have not learned anything. मैंने घोटा नहीं लगाया हुआ. You should not interrupt me whenever I say and I feel कि मुझे कुछ आमद हो रही है, तो शायद मैं कह दूं, क्योंकि बेसिकली अल्लामा इकबाल हमारे वो रहनुमा हैं जिन्होंने persistent development का कंसेप्ट दिया. ऐसी कंस्ट्रक्शन, ऐसा डिजाइन जो लॉन्ग लाइफ है. मैं इंजीनियर हूँ, मैंने शायद आपको अंदाजा ना हो कि मेरा एक्सपीरियंस 60 साल पे मुहित है इस फील्ड में. मैंने पाकिस्तान के तो नहीं पंजाब में कितने ब्रिजेस डिजाइन किए, कितनी रोड्स एंड रनवेज ना सिर्फ डिजाइन की, उनको सुपरवाइज किया. आई डोंट रिमेंबर द क्वांटिटी ऑफ इट, बट इवन व्हेन आई से कि वी वर नॉट डिजाइनिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ कंसिस्टेंट डेवलपमेंट. ये सिर्फ अल्लामा साहब ही कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन, वो कहते हैं रंग हो या खिश्तो संग, जंग हो या हरफो सौत, मौइज़ा फन की है खूने जिगर से नमून. वो कंस्ट्रक्शन जिसमें खूने जिगर शामिल कर दिया जाए, जिसमें आपकी रूह शामिल हो, जिसमें आपका वलवला और ईमान शामिल हो, वो कंस्ट्रक्शन लाइफ लॉन्ग होती है. और अल्लामा उसी कंस्ट्रक्शन का जिक्र करते हैं. वरना वो कहते हैं अव्वल व आखिर फना, जाहिर व बातिन फना, नक्शे कुहन हो गए नो मंजिल आखिर फना, सब मिट जाएंगे. हम गर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको हो किया किसी मर्द खुदा ने तमाम. और मर्द खुदा की वो डेफिनेशन करते हैं. आप मुझे अपने मेरे सब्जेक्ट से हटा रहे हैं. मैं असल में बात ये करना चाहता था, लेट बट नॉट नेवर. 1858 में अगर हिंदुस्तान में ये काम शुरू हुआ बायोगैस का, the credit does not go to Indians, it goes to the English बाबा. पाकिस्तान को ये जो मौजूदा हमारा मुल्क है, कीमती मुल्क, इस मुल्क को इन्होंने अंग्रेज ने सिर्फ फौजी रिक्रूटमेंट के लिए बनाया हुआ है. आप देख लें, झेलम, चकवाल, रावलपिंडी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ, ना कि खेती बाड़ी होती थी. आप सल्यूट करें पाकिस्तान को, जैसा कैसा भी हमारा लीडर्स आए. मानता हूं हजारों नहीं लाखों खामियां थी हमारे लीडर्स में, लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी है. आज हमारे एनराइट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स बने हो गए हैं. रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी बन गई है एनराइट एग्रीकल्चर की. और ये सारे इलाके, आई हैव बीन in Murree, I have been in Rawalpindi, I have been in Camelpur as during my services. They are all now cultivated. अब बारिश पे इन्हिसार नहीं रह गया सिर्फ, तो वी आर मूविंग इंच बाय इंच. ऑफ कोर्स अगर हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट होती, अगर हमारी पॉलिसीज में भी कंटिन्यूएशन होती, तो मुझे यकीन है कि एक रोज रोशनी होगी. मैं आसपास की तारीखों से वाकिफ हूँ, मुझे अपने पे भी भरोसा है. अपने से मुराद मेरी बिरादरी जो आप सब बैठे इंजीनियरिंग कम्युनिटी, मुझे आप सब पर भरोसा है. मुझे अपने दूसरे दीगर जो फील्ड्स हमारे, अभी वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे मैं टीचर हूँ. भाई टीचर तो कमाल का फन है. आप यकीन मानेंगे मेरे 3 भाई टीचर हैं, रहे हैं, 2 तो फौत हो गए, एक अभी भी पढ़ाता है इंग्लिश में, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज का हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट है. मैं जब उनको देखता हूँ अपने भाइयों को, आई वाई ऑन देम, आई विश आई शुड हैव बीन ए टीचर आल्सो, because I assure you I speak better than my brothers who were teachers. लेकिन मेरी शुरू में किस्मत, मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें एसटीओ बनना है. उस जमाने में जब मैंने दाखिला लिया 1960, इट वाज 1960, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं पैदा भी नहीं हुए थे 1960 में जब मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया. एंड आई वाज एसटीओ लाहौर व्हेन वी हैड अ फाइट विद इंडिया इन 1965. ये है मेरा तजुर्बा. लेकिन टीचर होना, मोहसिन साहब, टीचर होना तो एजाज की बात. आप बच्चों को वो सिखाएं जो सिखाना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चों, अगर आप बायो मैथ्स के टीचर हैं, अगर आप मैथ के टीचर हैं, अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो उन्हें सिर्फ यही सिखाते रहें ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ना ना भाई ना, आप उन्हें वो सिखाएं कि इस्लामी अखलाकियात क्या हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का मियार क्या रखा, उस मियार को आप कायम रखें. सच्चाई सिखाएं, दयानत सिखाएं, अमानत सिखाएं.
अल्लामा इकबाल, ओए डॉक्टर रफीक साहब, क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? सबक फिर सदाकत का, लियाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की। लिहाजा मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर का तो वक्त नहीं। I had to say concluding remarks. So these are my concluding remarks. I come back to the subject that biomass. अगर हमने शुरू कर दिया है, we are late but not never. इस बायोमास को या बायोगैस को गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज्यादा वाकई करना चाहिए इसे, और हम भी कैन रिलाई ऑन इट। हमारी गायें हैं ना यार, साहिवाल में हमारा इतना बड़ा डेयरी, इतना बड़ा फार्म है। नीली गाय तो दुनिया भर की में मशहूर है, हमारी साहिवाल की नीली गाय। तो हम उसको वेस्ट कर रहे थे, जो अब अल्लाह के फजल से हमें होश आ गया कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं, और एट नो कॉस्ट एट ऑल। हाँ, प्लांट के चलाने की तो कास्ट होगी। हमारे किसी भाई ने पूछा था कि जब प्लांट बन जाए तो इसको ऑपरेशन की ट्रेनिंग कौन देगा? जब एक चीज बन जाती है, घर में दाने आ जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल का तरीका भी आ ही जाता है। हम इंशाअल्लाह ताला, हम एक्चुअली वो कौम है जो हम तजर्बों से नहीं सीखते, हम अपने आप ही सीख जाते हैं। हमारे साथ जो पड़ोसी है हमारा, वो कौम है जो आने वाले दिनों की पेशगोई कर लेते हैं और वो अपना बंदोबस्त भी कर रखते हैं। हम वो कौम है जब सर पे पड़ती है तो हमें होश आती है। एक हमारे यहाँ एक और कौम भी है, जब वाकया हो जाता है फिर उनको होश आता है। यकीन माने, मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, इट वाज मैकलेगन इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1960. So there were two parts of it. One block used to be called Annexi block, the other was the main block. Annexi block क्या था? It was National Khalsa College. National Khalsa College. जब अल्लाह ने पाकिस्तान बना दिया, अल्लाह ताला कायदे आज़म के दर्जात बुलंद करे, उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद रंग ले आई। अल्लाह ताला इकबाल की कब्र को भी मुनव्वर फरमाए, जो कहता रहा, एक बलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से था खाके बुखारा और समरकंद, लेकिन मर्सिया करते करते फौत हुआ, नोहा खानी करते करते फौत हुआ। हाँ, मुझे उस देश में पैदा किया तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी बेरजामंद। हम लोग क्यों गुलामी बेरजामंद हैं? हमने इंडियन रोड कांग्रेस बनाई, इंडिया ने अपने इंडियन स्पेसिफिकेशन बनाई, इंडिया ने मॉर्गन की किताब लिखी और कंक्रीट की डिजाइन को आसान तर कर दिया। आप यकीन करें, मैंने दोनों किताबें पढ़ी। हमें अंग्रेज ऑथर की किताब पढ़ाई गई थी, समझ नहीं आती थी। फिर किसी ने कहा यार मॉर्गन की किताब ला, हम जाके लाए, वो सिंपल इंग्लिश में। उन्होंने क्या किया हुआ था, चैप्टर भी वही, चैप्टरों के नाम भी वही, उसे इंग्लिश की सिंपल बना दिया था। तो मैं क्यों कहता हूँ कि हम गुलामी पे रजामंद हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमारे किसी इंजीनियर ने शायद की किताब का काम काबिल जिक्र काम नहीं किया, एक्सेप्ट माय ओन टीचर, हैट्स ऑफ टू हिम। अल्लाह, आप जानते होंगे जो सीनियर लोग हैं आप में से, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल है। अब आप जानते हैं, और मैंने कहा ना सीनियर लोग जानते होंगे, इरिगेशन पढ़ाई है उन्होंने, मेरे भी उस्ताद रहे। वो किताब लिख गई है डैम्स डिजाइन, और आपकी मालूमात के लिए उसकी जब वो किताब मार्केट में आई, its name was flowing abroad also. Once he received a call from Chinese embassy that we wanted to meet Professor Dr. Iqbal Ali. He said, I'm speaking. कहते हैं हम कब मिलने आए? उसने कहा एनी टाइम। वो आ गए और उनसे कहा ये किताब जो आपने लिखी है हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं चाइनीज में, आप इजाजत दें? उसने कहा जी मेरा तो इल्म है, इल्म की कोई लिमिट नहीं होती, आप करें ट्रांसलेशन, लेकिन मुझे क्या देंगे मेरी किताब का? उन्होंने कहा जी $1,00,000। मेरे प्रोफेसर सादा थे, जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने उनसे कहा सर आप रहे ना तबलीगी जमात के मौलवी, क्या मैंने चीनी नहीं पीनी शक्कर पीनी है, ये कहा करते थे। व्हाइट चीनी नहीं पीनी शक्कर पीने की सस्ती होती है। मैंने कहा आपने $1,00,000, मैंने कम से कम मिलियन तो मांगते, वो देने पे मजबूर थे वो लोग। बहरहाल अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे। बायोगैस अच्छा मंसूबा है, मैं दुआ करता हूँ कि मुसब्बे जैसे नौजवान इंजीनियर्स और भी पाकिस्तान में हो, और इसको तो सरपरस्ती जिंदाबाद साहब की हासिल है। मैं दावत देता हूँ सारे यंग इंजीनियर्स को कि IEP का प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ओपन है। हम तालीम से वाबस्ता हैं, तालीम से वाबस्ता रहना चाहते हैं, अगर से मैं प्रोफेशनली आई एम नॉट प्रोफेसर बट आई एम एज गुड एज ए टीचर कुड हैव बीन। मैं आपको दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
थैंक यू वेरी मच सर, आपका सबका बहुत शुक्रिया। ये एक मुहावरा ही बोलते हैं ना कि इंजीनियर को जॉब सीकर नहीं होना, जॉब क्रिएटर होना चाहिए। ये हम सब ने अब ये चीज साबित कर दिया कि मैं जॉब क्रिएटर हूं। तो रंधावा साहब एक बार जब और इनका प्रोजेक्ट बन रहा था तो इन्होंने सोचा कि यार इस प्रोजेक्ट में बेटे ने टेक ओवर कर लिया, मुझे भी आना चाहिए। तो मुसब्बे ने मेरा सुना कहा कि अगर विदाउट पे आए तो फिर आ सकते हैं, लेकिन रंधावा साहब विदाउट पे आना भी बेटे की कंपनी में मुश्किल होता है। तो अब आपका बहुत शुक्रिया। अब हम एक शील्ड पेश करेंगे। चेयरमैन साहब आप जरा थोड़ा बात तशरीफ लाए। रंधावा साहब आप भी तशरीफ लाए। हाँ भाई, अपने बेटे के लिए वेलकम साहब। You did well. चलो सर, लंच एज वेटिंग, लंच ठंडा हो रहा है। आपकी रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड फ्लोर में चले जाइए, 10 फ्लोर। आप दोबारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया साहब।